चलिए, आप सभी का स्वागत है। आज पार्ट टू में जो हम लोग कोर्स रन कर रहे हैं फीमेल डिजीज के लिए, एडवांस एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट प्लस डायग्नोसिस। ओके, सो है तो ये फीमेल डिजीज के लिए, लेकिन सर्टेनली मैं चाहता हूँ ये सभी के लिए यूजफुल हो। ठीक है, और ये इतना अच्छा हो कि आप किसी को रेफर कर सके कि देखो भाई ये एक वीडियो देख लो, बहुत अच्छा है। तो कल हमने बहुत कुछ समझा था। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा जो है वो है डायग्नोसिस रिलेटेड टू पीरियड। ठीक है, तो पीरियड से रिलेटेड जो डायग्नोसिस है उसके बारे में। ठीक है, ये पूरा जो चैप्टर है, उसके बाद लिकोरिया का चैप्टर है, फिर आगे भी और भी चीजें हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग टॉपिक से। तो ये पीरियड रिलेटेड जो डायग्नोसिस है, उसमें सबसे पहला डायग्नोसिस हम लोग लेते हैं कि टाइम के पहले पीरियड अगर आ जाए, ठीक है, तो क्या करना होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो है स्क्रीन पे दिख रही होगी। एक्चुअली ये यूट्यूब पे लाइव जाएगा। ठीक है, अभी एक दो दिन लाइव रख सकते हैं क्योंकि कोर्स बहुत लंबा है ये। 10 दिन तो बोला है मैंने, लेकिन जो कंटेंट है ना, इट में टेक मोर देन 10 डेज। ओके, सर्टेनली। और मान के चलिए 12 से 15 दिन का ये होना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है कुछ दिन जो है, जिन लोगों को जानकारी नहीं है हमारे यूट्यूब चैनल पे और यहाँ जूम पर, उनको फ्री लिंक मिल रही है। ठीक है, हालांकि रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही, तो अभी आप देख सकते हैं। अभी आपको अलाव है उसे एक सर्टेन पीरियड के लिए। क्योंकि मकसद ही है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सूचना को पहुंचाना। ठीक है, इनकम तो बात की बात होती है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो कारण है, या तो हीट है ब्लड में, इसके लिए वो मतलब कि पीरियड पहले आ जा रहा है, ये एक्सेस पैटर्न। ठीक है, या फिर डिफिशियंसी है एनर्जी की। देखिए, बीमारियां जो हैं वो 4 लेवल में होती हैं। किसी बीमारी को डायग्नोज करते हैं प्रेशर में, तो हम क्या देखते हैं, वो बीमारी कैसी है। ठीक है, सबसे पहले वो एक्सिस बीमारी है या एक डिफिशिएंट बीमारी, मतलब एनर्जी घटने के कारण या ब्लड घटने के कारण, किसी चीज के घटने के कारण बीमारी हो सकती है, ये डिफिशियंसी पैटर्न होता है। उसी के साथ ही जो है ये भी है कि कई बार हीट जो है बढ़ने के कारण भी बीमारियां हो सकती है, या एक्सेस एनर्जी होने के कारण बीमारियां हो सकती है। तो दोनों कंडीशन संभव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को देख रहे हैं ना कि ये दो तरह की बीमारियां हमारे पास हैं। ठीक है, बीमारियां चार कैटेगरी में क्या होती हैं, बीमारी एक्सेस होगी या डिफिशिएंट होगी। पहला कैटेगरी ये है, ये तो बीमारी एनर्जी बढ़ने के कारण होती है या फिर एनर्जी घटने के कारण होती है। तो यहाँ पर दोनों पैटर्न जिम्मेवार है, हीट बढ़ने से जो एक एक्सेस पैटर्न है, और एनर्जी घटने से जो एक डिफिशिएंट पैटर्न है। ठीक है, इसके अलावा भी अलग अलग लेवल होते हैं। बीमारी क्या है, हीट वाली बीमारी है या कोल्ड वाली बीमारी, उसका नेचर क्या है, बीमारी गर्मी कारण हो रही है या ठंडक कारण हो रही है, ये दूसरा कैटेगरी हो गया। ठीक है, फिर तीसरा अंदर है कि बाहर है, बीमारी मतलब कहाँ है, ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे है कि अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में। ठीक है, अब उसके बाद जो है, जो चौथा क्राइटेरिया, बीमारी यिन है या यांग है। ठीक है, तो मतलब पहला क्राइटेरिया क्या है, बीमारी किस कारण से है, ठंडी के कारण या गर्मी के कारण। ठीक है, एक्सेस के कारण या डिफिशिएंसी के कारण, हीट के कारण, कोल्ड के कारण, और yin yang, इंटीरियर एक्सटीरियर। ये चार जो है ना, मतलब चार तरीके हैं, इससे डायग्नोसिस किया जाता है एक्यूप्रेशर में। ठीक है, तो हम लोग कभी भी डायग्नोसिस करते हैं ना, तो बस यही चार कैटेगरी को फोकस करके करते हैं, इसी से हर बीमारी को डायग्नोसिस कर सकते हैं। ये 8 डायग्नोसिस कहलाता है। तो यहाँ पर बीमारी एक्सेस पैटर्न में भी है और डिफरेंट पैटर्न में भी है। ठीक है, ओके, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। कहाँ गए? लाइट लाइट लेके भेजो तो। ओके, तो यहाँ पे हमने इस चीज को समझा। जब आप 8 डायग्नोसिस पढ़ेंगे ना, तब आप किसी बीमारी को देखेंगे, अंदर है, बाहर है, यिन है, यांग है, गर्म है, ठंडा है, और एक्सेस है, डिफिशिएंसी है। ये चार कैटेगरी
जो है मतलब 4 बेंचमार्क है, उसके अनुसार जो है डायग्नोसिस करके हम बीमारी को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसी बीमारी है, ये हीट पैटर्न में भी है। ठीक है, ये हीट पैटर्न भी है, एक्सेस पैटर्न भी है, और यहाँ डिफिशियंसी पैटर्न भी है, कोल्ड पैटर्न भी है। ठीक है, तो दोनों लेवल पे ये बीमारी है। चलिए, अब जो है हमने बताया कि ब्लड में हीट जो है 4 तरह के होते हैं। ठीक है, हार्ट में हीट होने से भी ब्लड में हीट हो सकता है। ठीक है, लीवर में ब्लड हीट हो सकता है, उसका कारण में ब्लड हीट हो सकता है, यूटेरस में ब्लड हीट हो सकता है, और ब्रेन में भी ब्लड हीट हो सकता है। और ये सभी के जो है अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। आपको अगर एक्सेस ये बीमारी है, आपको अर्ली, आपको या फिर आपके किसी पेशेंट को, जरूरी नहीं कि आप ही को, क्योंकि मेल पर्सन भी हमारे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, बीमारियां, तो ये जो है मतलब कि ठीक है, टोन और सीडेट कैसे किया जाता है ना पॉइंट को, ये ट्रीटमेंट जो है का मैटर है, ये ग्रुप में बता दिया जाएगा। जो टोन सीडेट नहीं जान रहे, हमने वादा किया इस चीज का कि जो भी व्यक्ति अ, अगर जो भी व्यक्ति नहीं जान रहे, ठीक है, वो भी जो है ट्रीटमेंट करना सीखेंगे, यहाँ पे डायग्नोसिस भी सीखेंगे, जो कुछ नहीं जान रहे उनके लिए भी। ठीक है, तो अभी आप सभी इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो मेन ग्रुप है उसमें टोन करना भी बताएंगे। ठीक है, छुपना नहीं है कोई पॉइंट से, हर उस पॉइंट को क्लियर करना है। तो टोन सीडेट करना बताएंगे, जो नहीं जान रहे वो मेथी सीड लगा के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो टोन सीडेट करना जानते हैं वो कलर लगा के या फिर वेंट लगा के टोन सीडेट कर सकते हैं। तो हार्ट में जो हीट होती है, हार्ट में जो हीट होती है ना, ठीक है, तो वो हार्ट की हीट, उसमें पागलपन, डिप्रेशन और जीव में छाले, ये खास तौर पे ये एक समस्या होती है। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ आप एक बार जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ भी ये लाइव दिख रहा होगा। ठीक है, आप वहाँ भी सवाल कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर से जुड़े हुए हैं तो सवाल जो है कमेंट में कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है ना, हार्ट ब्लड हीट का कारण क्या है, ब्लिस्टर, जिसमें छाले होना, मैनिया होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, ये सब जो है मेन कारण होते हैं। ठीक है, और इसके पॉइंट भी जो है शेयर किए गए हैं कल। स्प्लिन के स्प्लिन 6 और K6 ये बॉडी में फ्लूइड को, कोल्डनेस को बढ़ाते हैं। और H7, H8, H9 और CV17 ये हार्ट को एनर्जी देते हैं। ठीक है, CV17 जो है आपका हार्ट का एक मुख्य पॉइंट है जो छाती पर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो हैं आपके हार्ट में ब्लड की मात्रा को ठंडे रखते हैं। ठीक है, गर्मी जो है नहीं बढ़ने देते हैं। उसके बाद लीवर में भी ब्लड हीट हो सकता है। कल मैंने इसको डिस्क्राइब किया था, लीवर में अगर ब्लड हीट होता है तो स्किन पर लालिमा हो जाती है और इचिंग होती है। खास तौर पे इसमें क्या है ना, वजाइनल इचिंग भी शामिल है। ठीक है, अगर आपको स्किन रेड हो जा रही है, इचिंग हो रहा है वहां पे, थोड़ा सा भी खुजलाते हैं, लाल हो जाता है, मतलब लीवर ब्लड हीट है। ठीक है, और इसमें आपको जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, लिवर 2, 3, GB 13, 20, ये सीडेट, ये अधिकतर हीट केसेस में सीडेट होते हैं। ठीक है, अगर ये आप कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला नंबर 2 लगा सकते हैं, जिसमें लिवर 2, 3, GB 18, 19, लिवर 14 ये सब्सिडेट होंगे, लिवर 8 और लंग्स 5 टोन। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये सभी बता चुके हैं कल। यूट्रस में ब्लड होता है, अगर हीट होता है तो उसका सबसे बड़ा है कि हैवी ब्लीडिंग जो है आपको होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जो है आपको दिखती है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग अगर आपको दिख रही है तो ये यूट्रस में जो ब्लड है वो गर्म हो गया है। इसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल जो है आप लगा सकते हैं। ब्रेन में अगर ब्लड हीट हो जाता है तो इसमें क्या होता है, कपकपी होती है, हाथ पैर में पार्किंसन जैसा कपकपी होती है। ठीक है, और इसमें फीवर जो है ना हाई हो जाता है। हमने देखा कि मेनिंजाइटिस है, इंसेफ्लाइटिस है, या फिर गर्दन में जो है नेक बेंड करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, एक बीमारी है मान्य स्तंभ, गर्दन पूरी अकड़ जाती है, तो ये सब भी इसमें संभव है। और इसका एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसमें वो प्रोटोकॉल लिवर 2, 3, SI 3, GB 20। ठीक है, सीडेट तो है ही, इसमें GB 16 और GB 20 ये सीडेट भी शामिल है, जो ब्रेन के हीट को
कम करता है, स्पेशली GV16 और 20 ब्रेन के हीट को कम करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है। ठीक है, हमने ये देखा कि एक्सेस पैटर्न है एनर्जी बढ़ने से, ये अभी आपको रिकैप करवा दे रहे हैं। फिर हमने देखा कि एनर्जी डिफिशिएंसी होने से भी टाइम से जो पीरियड आता है वो पहले आ सकता है, लेकिन क्या होगा ना, जब हीट के कारण अगर आपका पीरियड पहले आ रहा है तो वो होगा रेड, डार्क रेड। लेकिन अगर एनर्जी की कमी के कारण आपका पीरियड पहले आ जा रहा है तो वो होगा आपका फीकापन लिएगा, उसमें रेडनेस नहीं होगी। तो आप अपने पीरियड में जो ब्लड का कलर है उसको देख के डायग्नोस कर सकते हैं। कलर के डायग्नोसिस के लिए हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। एनर्जी डिफिशिएंसी होती कैसे है? हमें हवा से एनर्जी मिलती है और लंग्स को कंट्रोल करता है, हमें भोजन और पानी से एनर्जी मिलती है, इसको स्प्लीन कंट्रोल करता है, और हमें अपने पूर्वजों से एक एनर्जी मिली है DNA एनर्जी के रूप में, तो ये किडनी कंट्रोल करता है। तो अभी क्या है, ये तीनों एनर्जियां, हवा से जो एनर्जी मिलती है, लंग्स उसको कंट्रोल करता है, वो नीचे डिसेंड करता है, नीचे के ऑर्गन्स में भेज देता है। ठीक है, स्प्लीन क्या करती है, वो भोजन से एनर्जी निकालती है, फिर वो ऊपर भेज देती है, दोनों मिक्स हो जाते हैं हार्ट के पास, और किडनी का एसेंस वहाँ पे थोड़ा सा मिलता है, वो मिक्स होकर एक एनर्जी का निर्माण करता है और ब्लड का निर्माण करता है। हार्ट ब्लड के साथ उस एनर्जी को मिक्स कर देता है और वो पूरे शरीर में घूमता है। ये घूमता है, दो काम करता है, हमारे शरीर में जो एनर्जी दो काम करती है। पहला तो डिफेंसिव एनर्जी। ठीक है, डिफेंसिव एनर्जी करने का मतलब शरीर में सुरक्षा प्रदान करना, बाहर के पैथोजेंस हैं, ठंडा है, गर्मी है, बरसात है, बैक्टीरिया, वायरस, सबको कंट्रोल करता है, रोकता है, अंदर नहीं कुछ नहीं देता है। और न्यूट्रिटिव एनर्जी जो है शरीर में पोषण देती है, हर अंग को पोषण देती है ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। अगर वो फंक्शन करेंगे सही से तो दिक्कत नहीं होगी। तो एनर्जी के सभी काम ब्रॉडली दो तरीके में डिवाइडेड है, एक न्यूट्रिशन देना, एक डिफेंस देना। ठीक है, बाहर से कोई बैक्टीरिया पैथोजन अंदर प्रवेश करता है तो उसमें चक्रव्यूह बना हुआ है। ठीक है, चक्रव्यूह बना हुआ है, और जैसे बाहर का लेयर है, अगर कोई पैथोजन उसको तोड़कर स्किन लेयर पे है, अंदर घुस जाता है, तो फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि अंदर घुस जाएगा, एक ही दरवाजा है, फिर दूसरा दरवाजा का लेयर, दूसरा बाउंड्री, फिर तीसरा बाउंड्री। इस तरह से हमारा जो इंटरनल पार्ट्स हैं, बॉडी के एकदम अंदर के पार्ट्स हैं, वहां तक जो है 6 दरवाजे होते हैं, 6 दरवाजे होते हैं। ठीक है, 6 बाउंड्री होती है, उसमें हमारे सभी अंग सुरक्षित होते हैं। तो शुरुआत के जो 3 अंग हैं, 3 लेयर हैं, वो एक्सटर्नल कहलाते हैं, एक्सटर्नल बाउंड्री। अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस पहला या दूसरा लेयर को पार करता है या तीसरा लेयर पे पहुंचता है ना, तो वो बाहर ही कहा जाएगा, एक्सटीरियर कहा जाएगा। और जब वो अंदर घुस जाता है, जैसे 3 लेयर पार करके चौथी लेयर में घुसा, तो हम उसको कहेंगे कि बीमारी अंदर घुस चुकी है, इंटीरियर है ना। फिर उसके बाद 5वां लेयर भी तोड़ेगी, फिर छठा लेयर में तोड़ेगी तो पूरा काम तमाम कर देगी, पूरे बॉडी को तहस नहस कर देगी, मृत्यु को प्राप्त होगा। तो ये जो 6 लेयर हैं, इसमें 3 एक्सटर्नल, 3 इंटरनल लेयर्स होते हैं। ठीक है, इंटरनल लेयर्स कैसे पता चलेगा? बीमारी अगर बाहर है ना तो सब कुछ ठीक ठाक है, अब बुखार लग रहा है, ये हो रहा है, कब कब सब कुछ ठीक है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम सेंटर में है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अटैक होता है तो इसका मतलब बीमारी अंदर घुस चुकी है, एक्सटीरियर से अंदर इंटीरियर में आ चुकी है। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे बुखार लग रहा है लेकिन पेट ठीक है, भूख लग रही है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम सही है, तो बीमारी अंदर नहीं घुसी। बीमारी बाहर के थर्ड लेयर, तीनों लेयर में हो सकती है कहीं, लेकिन अंदर नहीं घुसी है। लेकिन जब बीमारी चौथे लेयर पे आती है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी पकड़ में आ जाता है। ठीक है, और हम कहते हैं कि बीमारी अंदर प्रवेश कर चुकी है। ठीक है, तो वैसे स्थिति में डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो सकता है? या तो डिसेंट्री हो जाएगी, या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, भूख लगेगी बहुत ज्यादा, या फिर एकदम नहीं लगेगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ये लक्षण जो है आपको दिखते हैं। तो अगर ये एनर्जी का जो सिस्टम है, पूरे बॉडी में एनर्जी रन कर रही है, प्रॉपर तरीके से रन कर रही है, लंग्स की एयर एनर्जी, और स्प्लिन की फूड एनर्जी, और DNA की एनर्जी जो हमें अपने गार्जियन से मिलती है, माता पिता से मिल रही है, ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो सही तरीके से काम करती है बॉडी। लेकिन कई बार एनर्जी घट जाती है, एनर्जी घट जाती है तो हमें की डिफिशियंसी होती है, एनर्जी की कमी हो जाती है। एनर्जी की कमी हो जाएगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो क्या क्या सिम्टम है? मेन सिम्टम जो जनरल सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि हर अंग में एनर्जी डिफिशेंट होने पर उसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो लंग्स में
ये है सबसे पहले एनर्जी का डिफिशिएंसी होती है, उसके बाद स्प्लीन में, उसके बाद बाकी ऑर्गन्स में, हार्ट में, किडनी वगैरह में। तो सबसे पहले तो हमें सांस की दिक्कत हो सकती है। अगर एनर्जी की डिफिशियंसी है तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। हमें थकावट हो सकती है, थक जाते हैं, क्योंकि एनर्जी नहीं है तो थक ही जाएंगे ना, थोड़ा सा काम करेंगे थक जाएंगे। फिर हम पसीना आ सकता है, मतलब अचानक से पसीना आ जाना, ये भी एनर्जी डिफिशियंसी के लक्षण है। ठीक है। भूख नहीं लगना, भूख नहीं लगना, ये भी एनर्जी डिफिशियंसी, एनर्जी की कमी हो गई है। ठीक है। हमें लूज स्टूल्स हो रहे हैं। ठीक है। अगर हमें लूज स्टूल्स हो रहे हैं तो ये भी एनर्जी डिफिशियंसी के लक्षण, ये कॉमन जो है सिम्टम्स हैं जो एनर्जी की कमी होने से होते हैं। इसके अलावा भी सिम्टम्स हैं। ठीक है। तो जैसे हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना चाहिए। लीवर की एनर्जी कभी भी डिफिशिएंट नहीं होती है। लीवर की एनर्जी कभी भी, उसकी एनर्जी घटती नहीं है, रुक सकती है, अटक सकती है, स्टैग्नेट हो सकती है, कम नहीं हो सकती। ठीक है। और अलग अलग अंग जिनमें डिफिशियंसी अराइज होती है वो है सबसे पहले लंग्स, फिर स्प्लीन। ठीक है। उसके बाद हार्ट, किडनी और ब्रेन का नंबर आता है। सबसे पहले एनर्जी डिफिशियंसी हो तो हमें लंग्स की एनर्जी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वही जड़ है, वही जड़ है, रूट है। ठीक है। तो हम जो है, एनर्जी हमें मिलती है कहाँ से? हवा से मिलती है सबसे ज्यादा। ठीक है। सबसे ज्यादा हम सांस लेते हैं ना, तो सांस से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो हवा से जो एनर्जी मिल रही है ना, सबसे पहला हमको देखना पड़ेगा वहां पर। उसके बाद भोजन से एनर्जी मिलती है, लेकिन हम चौबीसों घंटे तो भोजन नहीं करते हैं, लेकिन सांस चौबीसों घंटा लेते हैं। तो सांस और लंग्स, लंग्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप एनर्जी की डिफिशियंसी में जी रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद स्प्लिन को ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद जो है, इन दोनों के बाद जो है अलग अलग जो है सबके नंबर आते हैं। ठीक है। लंग्स की डिफिशियंसी होगी तो ये सबसे पहले जो है आपको क्या होगा ना, कि सांस लेने में दिक्कत होगी, खांसी होगी, और बोलने में तकलीफ होगी। आवाज, बोलने की ताकत जो है ना, हमें लंग्स से मिलती है। ठीक है। अगर व्यक्ति ताकत से बोल नहीं पा रहे तो उसके लंग्स कमजोर है। ठीक है। खांसी हो रहा है तो लंग्स की डिफिशियंसी है। सांस लेने में दिक्कत है, अस्थमा या दमा की प्रॉब्लम, लंग्स की ये कमजोरी है। ठीक है। तो मेनली ये होता क्यों है? जिनके गार्जियन अगर उनको टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, तो उनके बच्चों को होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। पहला चीज, ऐसे लोग जो बहुत झुक के काम करते हैं, जैसे हम ऐसे झुक के काम करेंगे तो हमारे छाती का एरिया जो ना कम हो जाएगा। और जो इस छाती का एरिया जब कम हो जाएगा ना, तो लंग्स भी उतना फैल नहीं सकेगा, उतना ऑक्सीजन ले नहीं पाएगा, हवा उतना ले नहीं पाएगा। तो बेंडिंग वर्क्स, फॉरवर्ड बेंडिंग वर्क्स जितने भी हैं जिसमें झुकना पड़ता है, उनको लंग्स की डिफिशियंसी हो जाती है। और जो एंटीबायोटिक रेगुलर लेते हैं उनको भी लंग्स की डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा थकावट होना, चेहरे पर फीकापन होना, ठीक है, नब्ज कमजोर होना, ठंड जो है पसंद नहीं करना, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं। लेकिन मेन लंग्स की डिफिशियंसी में आपको मेन जो सिम्टम्स आएंगे वो है ब्रीथलेसनेस, सांस की कमी होना, वीक वॉइस। ठीक है। आवाज जो है कमजोर होना। ठीक है। इसके पॉइंट हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के दिए हुए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। क्योंकि अभी जो है ना, एक फाइनल जो है पीपीटी तैयार नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस में है, इसलिए हम कल नहीं शेयर कर पाए। ठीक है। इसलिए कल हम नहीं शेयर कर पाए, तो आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है। क्योंकि हम शेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। वीडियो आपके पास रहेगा, वीडियो से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। पॉइंट इसमें LU79 है। ठीक है। जो एनर्जी देने का काम करते हैं लंग्स को, CV6 है, 12 है, ये पूरे बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। ठीक है। UB13 जो है बैकसू पॉइंट है लंग्स का, ST36 जो आपका होम्योस्टेटिक पॉइंट है। ये सभी पॉइंट्स जो है टोन करने पड़ते हैं। ध्यान रखिए, कभी भी हम लोग अगर कोई ऐसा बीमारी है जिसमें एनर्जी कम होती है ना, तो हम जो पॉइंट्स टोन करने वाले लेते हैं। ठीक है। तो पहला जो है आपका ये आपका लंग्स में एनर्जी डिफिशिएंट हुआ। अगर इसके कारण आपको डिफिशियंसी है तो आप जो मैंने मेन प्रोटोकॉल दिया था, कॉमन प्रोटोकॉल एनर्जी डिफिशियंसी का, वो तो लगाएंगे ही, आप इसको भी लगाएंगे। ठीक है। अगर ये सब सिम्टम्स मैच नहीं होता है तो आप सेकेंडली स्प्लिन पे जाकर देखेंगे। ठीक है। अच्छा, कल मैंने स्प्लिन के बारे में बताया था ना, नहीं बताया था? कल नहीं मैंने सर, कहाँ तक बताया था? नहीं नहीं बताया था।
सर लंग्स के बारे स्प्लीन में ओनली बताया। बताया, यू लंग्स की सेड अबाउट द डिफिशियंसी लंग्स। बताया बस। ओके ओके ठीक है, तो अभी जो ये तो रिकैप हो गया कल का। ठीक है, अब हम लोग आज के स्प्लीन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उमेश यूट्यूब पे जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे लाइव जो हमारा कॉलम है ना, जो माई वीडियोस का सेक्शन है, उसमें वीडियोस के साथ जो है ना एक कॉलम आता है वहाँ पे, वो होगा लाइव वीडियोस। ठीक है, तो लाइव वीडियोस जो है उसका लिंक जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। ओके सर, ओके। तो लंग्स में प्रॉब्लम अगर आपको नहीं है तो स्प्लीन में हो सकती है। ठीक है, स्प्लीन माना जाता है कि आपको अगर कोई बीमारी हुई है ना तो स्प्लीन के कारण ही हुई है। इसकी एनर्जी जो है कम होने के कारण ही आपको कोई भी बीमारी हुई है। ठीक है, तो ये माना जाता है। ठीक है, कि अगर आपको बीमारी हुई है तो स्प्लीन जो है एनर्जी उसकी कम हो गई। जन्म जब हम लोग लेते हैं तो उसके बाद हम लोग भोजन करते हैं। ठीक है, और जन्म के पहले भी भोजन करते हैं, लेकिन जन्म के पहले भोजन के लिए माँ पे निर्भर है ना। और जो आप माँ पे निर्भर हैं, लेकिन जन्म के बाद आप खुद भोजन करते हैं, हालांकि वो भी जब आप दूध पीते हैं। तो अब क्या है ना, जन्म के पहले नाभि नाल से जो है माँ के साथ बच्चा जुड़ा हुआ होता है, तो उसको फूड सप्लाई जो है ना नाभि के थ्रू होती है, जो भी एनर्जी उसको चाहिए ब्लड के रूप में, तो ये होती है। ठीक है, अब क्या है, जब बच्चा जन्म ले लेता है, ठीक है, जब जन्म ले लेता है, ठीक है, तो उसको फूड सप्लाई माउथ के थ्रू होती है। ठीक है, जब मुंह से भोजन जाता है तो पहले पेट में जाता है। नाभि से जब भोजन जाता है तो डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है। ठीक है, वो पेट में नहीं जाता, लेकिन जब बच्चा भोजन करता है तो मुंह से करता है ना। तो जन्म के बाद जो है मुंह का काम स्टार्ट हो जाता है। दो इंपॉर्टेंट काम जो है जन्म के बाद जो है कोई भी बच्चा करता है। पहला काम हुआ रोना, ठीक है, जिससे उसको पहले तरह की एनर्जी, एयर एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा है दूध पीना, जिससे दूसरे तरह की एनर्जी, फूड एनर्जी है, वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। और किडनी एसेंस वो हर जगह मौजूद होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्गन, सबसे पहले लंग डिफिशिएंसी होती है और वो आगे बढ़ के और ऑर्गन में फैल सकती है। सबसे पहले स्प्लेन में डिफिशिएंसी होती है। ठीक है, लंग्स के बाद। और क्या कारण है, ठीक है, पहले सिम्टम समझ ले क्या है। तो सबसे पहले भूख नहीं लगना। भूख नहीं लगना ये आपका स्प्लीन की डिफिशिएंसी के लक्षण, स्प्लीन की एनर्जी आपकी घट गई। ठीक है, तो पेट में अगर भूख जो लगना है, ये प्रोसेस आपकी एनर्जी को शो करता है। अगर स्टोमक या स्प्लीन की एनर्जी हाई होगी तो भूख भी ज्यादा लगेगी, लो होगी तो भूख भी कम हो लगेगी, और एनर्जी घट जाती है तो भूख नहीं लगता है। तो भूख नहीं लगना स्प्लीन की डिफिशिएंसी का प्राइम जो है लक्षण है। ठीक है, इस चीज को आपको समझना होगा। ठीक है, दूसरा है कि जो स्प्लीन जो क्या आता है ना, कि भोजन से एनर्जी निकाल के ऊपर भेजता है छाती की ओर। स्प्लीन जो है आपका पेट से, जो मतलब पेट का जो एरिया जहाँ स्प्लीन, वहां से फूड, स्टोमक में जो फूड आता है उसको प्रोसेस करता है और उससे एनर्जी तैयार करता है, और वो एनर्जी को ऊपर छाती में भेजता है, चेस्ट में, जहां वो, अच्छा ऊपर भेजने का क्या तरीका है, पहले समझे कि ऊपर जाएगा तो फंस जाएगा। इसकी ताकत, स्प्लीन को ताकत नहीं मिलती है, कमजोर हो जाता है, तो जो फूड वो प्रोसेस करता है ना, ऊपर नहीं भेज पाता है, मतलब कि लंग्स तक नहीं आ पाता, बीच में ही अटक जाता है। तो ये जो हमारा जो एरिया है पेट और लंग्स के बीच का जो एरिया है ना, ये भारी हो जाता है, क्योंकि वहां पे फूड एनर्जी रुक जाती है। फूड एनर्जी जो है वो नीचे है, स्प्लीन नीचे है,
और उसको ये एनर्जी निकाल के ऊपर भेजना होता है, मतलब कि छाती पर भेजना होता है। तो अब यहाँ पर होता है क्या, एक्चुअली ये होता है कि स्प्लीन क्या करता है ना, पहले तो भोजन को पचाता है, उससे एनर्जी निकालता है, फिर उसको गर्म करता है। जैसे हम अ, फर्श पे पानी है, अगर हम उसको गर्म कर दें तो फिर ये भाप बनकर ऊपर उड़ेगा और जाके छत पर चिपक जाएगा। ठीक है, तो छत जो है उसको चूस सकती है। यहाँ पर वैसे में छत लंग्स है, छत क्या है, फेफड़े हैं, और धरती क्या है, स्प्लीन है। और धरती में उतनी गर्मी नहीं है, ठंड का समय है, गर्मी के समय में जो है बहुत ही जल्दी आसानी से ये भाप बनकर ऊपर चली जाती है। ठीक है, और मतलब गर्मी के दिनों में भाप बनकर बहुत आसानी से ये पानी ऊपर चला जाता है। और जब ठंड का समय आता है तो पोछा लगाने पर भी वो जल्दी ऊपर नहीं जाता है ना, क्योंकि ठंडा है। ठीक है, तो स्प्लीन भी ठंडा हो जाता है। ठीक है, एनर्जी की कमी के कारण उसको गर्मी नहीं मिलती है, तो वो क्या करता है ना, वो मतलब ऊपर नहीं भेज पाता है। जो फूड है नीचे, जो पानी है, जो फूड एसेंस है, उसको गर्म करके ऊपर लंग्स तक नहीं भेज पाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये क्या है ना, हमें स्प्लीन को एनर्जी देनी होती है, उसकी एनर्जी जब आ जाती है तो ये प्रोसेस सही कर लेता है। ठीक है, और ये ऊपर नहीं भेज पाता है, तो पहला तो इसका जो है ताकत घट जाती थी, ये उस फूड एनर्जी को ऊपर नहीं भेज पाता है। दूसरा, और ताकत घट जाती है तो वो ऊपर भेजने की जगह नीचे भेज देता है, मतलब पकड़ ही नहीं पाता है, वो स्टूल, लूज स्टूल के रूप में वो पास हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लगता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर सवाल जवाब नहीं लेंगे तो। ठीक है, हमको बताइए, कोई भी एक व्यक्ति समरी बताइए। अभी हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, स्प्लीन की डिफिशियंसी के सिम्टम्स हैं, आप देख रहे हैं, सामने लिखा हुआ तो देख ही रहे हैं। चलिए, हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। चलिए, कोई सिम्टम बताइए। भूख न लगना सर। हाँ, और कारण भी बता सकते हैं तो बताइए। थकावट होना सर, हैवीनेस थकावट होना, हैवनेस इन चेस्ट, एपिगैस्ट्रियम, चेस्ट, ओके। भारीपन होना, लूज स्टूल, नोजिया, लूज, पेट खराब होना सर। ठीक है, ये चेस्ट में जो हैवीनेस आ जाता है उसका क्या कारण होता है, क्यों होता है? ब्रेन की एनर्जी कम होना। तो एनर्जी कम होना, ये प्रोसेस क्या होता है? एनर्जी कम हुआ तो ये तो लूज स्टूल भी हो सकते हैं। सर वो गैस के रूप में ऊपर चली जाती, बीच में फंस जाती है। गैस बनी और वो ऊपर नहीं जा पाई, वो बीच में फंस गई गर्म होकर के भाप के रूप में। देखिए, तक नहीं जा जब पाती एनर्जी। लंग्स तक तभी जाएगी ना जब वो गैस बन जाए। हाँ जी, तो गैस ठीक बन है, नहीं पाती तो वो बीच में रह हाँ, जाती है, वो ठंड के कारण गैस नहीं नहीं बन बन पाती। पाती है और वो जम जाती है। हम लोग उसको क्या कहते हैं, कफ। हम लोग क्या कहते हैं उसको, कफ। कफ बन गया। कफ यही है, स्प्लीन की डिफिशियंसी के कारण ही कफ बनता है। और ज्यादा बनने लगे ना तो फिर छाती, मतलब लंग्स को, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लंग्स का काम है स्प्लीन से एनर्जी लेकर उसको ब्लड में कन्वर्ट करना, है ना। तो लंग्स कमजोर हो गया तो उस फूड को, जो एसेंस है, उसको प्रोसेस करके शरीर में नहीं भेज सका। तो लंग्स का इंपॉर्टेंस है, इसलिए प्राणायाम और खुली हवा में सांस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रही है कितना इंपॉर्टेंट है? अगर हम प्रॉपर सांस नहीं लेंगे तो हमारा लंग्स डिफिशिएंट हो जाएगा, फिर जाके स्प्लीन भी डिफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बाकी और जितना भी बीमारी है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रॉपर लंग्स रेस्पिरेशन नहीं होने से, है ना। प्रॉपर रेस्पिरेशन होगा तो ये सभी बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, आवाज तो आ रही है सही ना, कोई दिक्कत है आवाज में? यस सर, यस सर। क्लियर सर, क्लियर है। ठीक ठीक है, क्योंकि कल हमने देखा, कल सबने कहा था क्लियर है, लेकिन रिकॉर्डिंग हम देख रहे थे उसमें काफी कुछ हमें, हालांकि बीच में ठीक था लेकिन था दिक्कत। तो ये है। ठीक है, चक्कर आना, जब एनर्जी, फूड एनर्जी ऊपर जाएगी ही नहीं तो ब्रेन में जाएगी नहीं, ब्रेन में फूड नहीं पहुंचेगा, फूड एनर्जी नहीं पहुंचेगी। ठीक है, ऊपर के अंगों में नहीं पहुंचेगी, क्योंकि स्प्लीन किसी भी चीज को ऊपर भेजता
पे जितना भी भोजन है ऊपर भेजता है, और स्प्लीन जो है ना किसी भी चीज को ऊपर उठा के रखता है, उठा कर रखता है। और अगर स्प्लीन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है तो वो उठा नहीं पाता है, तो वो नीचे गिर जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति है कंधे पर मतलब पहाड़ रखे हुए, आपने एटलस देखा होगा, एटलस नाम जो था वो अ, वहीं से आया है। तो एटलस जो है अपने सिर पे जो है पूरी धरती को रखे हुए रहता है, ठीक है। तो वो एटलस जो है ना, ठीक है, उसी की तरह स्प्लीन भी पूरे ऑर्गन्स को उठा के रखे रहता है। उसकी ताकत घट जाती है तो ऑर्गन नीचे गिर जाते हैं, हमें हो जाता है प्रोलैप्स। क्या हो जाता है? प्रोलैप्स। महिलाओं को जो यूट्रस प्रोलैप्स होता है, उसका एक बड़ा कारण स्प्लीन की डिफिशियंसी का गंभीर रूप स्प्लीन यांग कोलैप्स है, ठीक है। तो अगर आप शुरू में ध्यान नहीं दीजिएगा तो आगे चल के यही होगा, शुरू में ही ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम आ जैसे थकावट, ठीक है, चेहरा पीला पड़ जाना, क्योंकि खून बनता नहीं है तो चेहरा फीका हो जाता है या पीलापन लिया होता है। और खाने के बाद जो है ना दर्द करता है पेट। अभी क्या है कि अभी ग्रुप में किसी ने पूछा था ऑनलाइन हॉस्पिटल में कि खाना खाते हैं उसके बाद एनर्जी घट जाती है, क्या कारण है उसका? उसका कारण है कि आपका स्टोमक स्प्लीन जो है ना उसमें इतनी ताकत नहीं है कि भोजन को प्रोसेस कर सके। और जब आप भोजन करते हैं तो पूरी ताकत शरीर की लग जाती है उसमें, उस भोजन को प्रोसेस करने में, ठीक है। अब उसके पास ताकत बचती नहीं है खाने के बाद, तो पेट में दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, भयंकर स्थिति खाना खाने के बाद। तो वो स्प्लीन की डिफिशियंसी है, स्प्लीन की एनर्जी डिफिशियंसी है, ठीक है। और हाथ पैर कमजोर होना, हाथ पैर जो है कमजोर होना, ये भी स्प्लीन के लक्षण है, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट में आते हैं, ये अर्थ एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। स्पेशली पैर जो है ना वो धरती के साथ जुड़ा हुआ है। हम अर्थ एलिमेंट पैर के कारण ही ले पाते हैं, पैर के कनेक्शन के कारण ही ले पाते हैं। स्प्लीन कमजोर होगा, पैर कमजोर होंगे, ठीक है। खाना खाने के बाद अगर गर्मी लगती है ना तो वो इसके कारण नहीं है, वो स्टोमक हीट के कारण है। अगर पेट में गर्मी अगर ज्यादा है ना, हीट ज्यादा है, तो खाना खाने के समय आपको बहुत गर्मी लगेगी या उसके बाद बहुत गर्मी लगेगी, और टप टप पसीना आएगा खाना खाते समय। ऐसे नहीं आएगा, खाना खाते समय ही आएगा। इसका मतलब है स्टोमक का हीट बढ़ा हुआ है, क्योंकि पसीना हीट को शो करता है, हीट बढ़ती है तभी तो पसीना आता है। लेकिन अब यहाँ पे है कि खाना खाने के बाद ही आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका इससे कनेक्शन है, ठीक है। कारण क्या है? बिना टाइम का खाना, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होना, है ना, बिना टाइम के जब मर्जी तब खा लिए, जब रोड पे गए कुछ खा के आ गए, तो ये तो होगा ही। ओके, तो बिना टाइम का खा लिए, ठीक है। क्वांटिटी, कभी थोड़ा खाए कभी ज्यादा खाए, हो गया इस तरह, ठीक है। अब जो है पहला तो ये कारण हो गया बिना टाइम का खाना, क्लियर है? सही यस और नो? पहला कारण क्या है? बिना टाइम का खाना खाना, खाना। ठीक है। दूसरा क्या है? खाना खाते समय तनाव, खाना खाते समय तनाव होना। अगर आप स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो स्ट्रेस जो है ना स्प्लीन को कमजोर करता है, तनाव स्प्लीन को कमजोर करता है। ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना, क्योंकि सोचना विचार जो है ना पेट से ही उत्पन्न होते हैं, स्प्लीन से ही उत्पन्न होते हैं। हमारे विचार कहाँ उत्पन्न होते हैं? स्प्लीन से उत्पन्न होते हैं। तो बहुत ज्यादा सोचेंगे तो स्प्लीन को अपने ताकत लगाना पड़ेगा और स्प्लीन कमजोर हो जाएगा। तो मेंटल स्ट्रेस हो, तनाव हो, ओवर थिंकिंग हो, किसी बात को खूब सोचना, खूब सोचना, कुछ जितना ज्यादा आप सोचते हैं ना उतना ही आपकी स्प्लीन कमजोर होती है, ठीक है। और स्पेशली तनाव जो नेगेटिव जो है थिंकिंग है, वो आपके स्प्लीन को कमजोर करती है। तो जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं उनको ये होगा, होना ही होना है, ठीक है। तो पहले तो बिना टाइम का खाना, दूसरा खाते समय तनाव लेना स्पेशली, और बाकी समय आप कभी भी तनाव लेंगे स्प्लीन को कमजोर करेंगे, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि आप जो जैसा खाते हैं ना, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। क्यों होगा? क्योंकि जो विचार है ना पेट से ही उत्पन्न होते हैं, और आप जैसा खाना खाते हैं वैसे ही विचार उत्पन्न होते हैं। तो दैट इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन व्हाई वी शुड
ईट प्रॉपर फूड। ठीक है। यस, थैंक यू जानकी जी। तो ये जो है ना, जैसा आप खाना खाइएगा, खाना को पचाने का जिम्मा स्प्लीन का है। जैसा आप खाना खाइएगा ना, स्प्लीन वैसे ही विचार उत्पन्न करेगा। ठीक है। और खाना खाते समय अगर आप तनाव में हैं, जो फीलिंग में है, वो आपके मन में, ब्लड में पहुंच जाएंगे। खाना खाते समय स्पेशली स्ट्रेस लेना तो और भी नुकसानदायक है, और तनाव हमेशा नुकसानदायक है। तो ये काम स्प्लीन का है, सोचने का काम, ये विचार उत्पन्न करने का काम स्प्लीन का है। ठीक है, एक्यूप्रेशर में, एक्यूप्रेशर के कॉन्सेप्ट में। इसलिए जो स्ट्रेस लेते हैं उनको होगा। एक्सेस कोल्ड एंड रॉ फूड, बहुत ज्यादा ठंडा खाना खाना, या फिर कच्चा भोजन करना। ऐसा भोजन जो बहुत ही कच्चा हो, ठीक है, या बहुत ही ठंडा हो, वो भी जब आप मतलब कि तीनों टाइम जो है कच्चा ही भोजन करेंगे, ठीक है, रॉ फूड लेंगे, तो क्या है ना कि स्प्लीन जो आप खाना खाते हैं उसकी गर्मी से खाना पचता भी है। अगर आप बहुत ज्यादा ठंडा खाना खाएंगे ना, तो पेट हो जाएगा ठंडा और स्प्लीन ठंडी हो जाएगी। पेट में ठंडक ज्यादा जाएगी तो स्प्लीन आपकी ठंडी हो जाएगी। ठीक है। तो एकदम जो है केवल रॉ फूड पे जो है, ठीक है, स्टोमक, खाना खाने के बाद स्टोमक टाइटनेस है ना, तो ये आपका स्प्लीन की एनर्जी डिफिशिएंट है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये जो अभी मैंने बताया, तो अभी क्या, अभी एक्सेस कोल्ड एंड रॉ फूड, बहुत ज्यादा कच्चा खाना, वो आपके पेट को ठंडा कर देगा। ठंडा होगा तो स्प्लीन भी ठंडा हो जाएगा और उसकी गर्मी कम हो जाएगी। उसको गर्म रहना चाहिए, स्प्लीन हमेशा गर्म रहना चाहिए। ठीक है। तो वो कोल्डनेस को अस्वीकार करता है, ठंडा उसे पसंद नहीं है। ठीक है, स्प्लीन को, उसे गर्मी पसंद है, अच्छे से काम कर सकता है जब वो गर्म हो। तो बहुत ज्यादा कच्चा खाना खाइएगा तो इसलिए हो सकता है। ऐसा इन्वायरमेंट में जिसमें नमी बहुत ज्यादा हो, बारिश होती हो, ऐसी जगह पे जहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती हो, ठीक है, वहां पर लोगों को नॉर्मली हो जाता है। या फिर आप ऐसे अपार्टमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर सीलन होती हो, या पानी टपकता हो, या कुछ इस तरह का, जहाँ ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, ठीक है, चिपचिपापन है, नमी बहुत ज्यादा, ऐसा इन्वायरमेंट में भी आपको स्प्लिन की डिफिशियंसी हो सकती है। और जो गर्मी के दिनों में एसी में बहुत ज्यादा रहते हैं, उनको भी हो सकती है। ठीक है, ये लिख लीजिए। जितनी ज्यादा फैसिलिटी आप जो है ना मजा ले रहे हैं ना उसका, उतना ही ज्यादा उसमें प्रॉब्लम भी है। हर फैसिलिटी के साथ कुछ न कुछ आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं, है ना। तो ये एसी आपका उसी तरह का साइड इफेक्ट पैदा करता है। एसी एक तरीके से काफी नुकसानदायक है। एसी के कारण आपके बॉडी से पसीना नहीं निकलता है। पसीना निकलेगा तो अंदर से जो कचरा है, जो टॉक्सिन्स है, जो नमक है, वो सब बाहर निकल जाएगा। और क्या है, अगर एसी लगाए हुए हो तो सब अंदर है, वो सभी, उसको निकलने का मौका कहाँ मिला। अब कह रहे सर बीपी बढ़ता है, क्योंकि बीपी बढ़ेगा नहीं, आपने शरीर में नमक की मात्रा को जमा करके रखा है, बीपी बढ़ाएगा ही वो। पसीना कभी निकाले नहीं, पसीने से डरते हैं। सुबह में पसीने से नहाना चाहिए, इतना आपको एक्सरसाइज करना चाहिए कि शरीर में पसीना आ जाए। ठीक है। तो ये भी कारण है। और स्टूडेंट और बिजनेसमैन को हो जाता है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं और बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, इसलिए हमने कहा कि जब बहुत ज़्यादा विचार होंगे, स्प्लिन आपका कमजोर हो जाएगा। स्टूडेंट और बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, रिसर्चर, जो इस तरह के लोग हैं, उनके साथ ये रहता ही है। ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या है, स्प्लीन का जो पॉइंट है, SP3, SP6, ST36, UB20, 21, ये सबको टोन करते हैं। ठीक है, इन सबको एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो स्प्लीन की एनर्जी बढ़ती है। अगर आपको लग रहा है कि हमको पीरियड्स तो पहले आ रहे हैं, उसका कलर फीका है, और ये सब सिम्टम्स है, तो ये ट्रीटमेंट आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं दीजिएगा ना, तो आपको ब्लड की डिफिशियंसी भी होगी, ब्लड की कमी है ना, तो यहीं से उसको ठीक करेंगे। क्योंकि स्प्लीन अगर सही से नहीं काम करेगा तो ब्लड तो डिफिशियंट होगा ही ना, ब्लड कहाँ से रहेगा बताइए। ठीक है, ब्लड कहाँ से रहेगा अगर स्प्लीन जो है डिफिशियंट है, स्प्लीन सही से काम नहीं करेगा तो ब्लड भी नहीं रहेगा। इट इज वेरी सिंपल, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा है किडनी, लंग्स, स्प्लीन, तीसरा किडनी।
टोन सीडेट का प्रोटोकॉल दिया हुआ वीडियो को आप देख लीजिएगा फिर से, ठीक है। टोन सीडेट की बात ही मत कीजिए, क्योंकि आपको सब मिल जाएगा, ठीक है, ग्रुप में हम शेयर करते हैं। और हमने अभी बताया ना कि कोई भी डिफिशियंसी पैटर्न होता है ना, तो उसमें हम पॉइंट्स को टोन करते हैं, है ना। एक्सेस पैटर्न में पॉइंट को, ये सब डिफिशियंसी है। तो पहला लंग्स, उसके बाद स्प्लीन, उसके बाद किडनी। तो किडनी में क्या सिम्टम्स आएंगे इसको हम लोग समझते हैं। तो बार बार यूरिन होना, बहुत यूरिन जो है बार बार होता है, तो किडनी के एनर्जी डिफिशिएंट होने के लक्षण, ठीक है। किडनी क्या करता है, आपके गेट्स को, यूरिन के गेट को, स्टूल के गेट को, और सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है उनके गेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। ध्यान रखिए, किडनी का काम है यूरिन के गेट को कंट्रोल करना, स्टूल के गेट को कंट्रोल करना, और स्पर्म और ओवम के जो गेट्स होते हैं उनको कंट्रोल करना, क्लोज करना, ओपन करना, ये किडनी कंट्रोल करती है। और जब किडनी की एनर्जी बेहतर होती है तो वो अच्छे तरीके से इनको क्लोज और ओपन कर सकता है। लेकिन जब किडनी की एनर्जी घट जाती है ना, तो वो क्लोज नहीं कर पाता है, क्लोज नहीं कर पाता है। जैसे गेट है, गेट को बंद करने में ताकत लगती है, जैसे बांध को का जो गेट है उसको बंद करने में ताकत लगती है, खोलने में ताकत क्या लगती है, खोलने में तो आराम से खुल जाता है और पानी जो बह जाता है। तो उसी तरह बांध जो है वो भी हमारे जो, जैसे यूरिन का जो गेट है, ठीक है, उसको बंद करने में ताकत लगती है। अगर वो बंद नहीं रहेगा ना, तो यूरिन है, अगर वो गेट खुला रह गया तो यूरिन ऑटोमेटिकली बह जाएगा। जैसे बच्चे हैं, उनको ऑटोमेटिकली यूरिन पास हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। बूढ़े हैं तो क्या है कि ताकत नहीं रहती है, ठीक है। और आपके जितने सवाल है ना, ये हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है 10 मिनट का रहेगा, और 6 बजे से लेंगे उसको, तो उसमें जवाब देंगे, ठीक है। अभी 20 मिनट 25 मिनट क्लास है, टेंशन मत लीजिए। तो यूरिन का गेट जो है ना, और स्टूल का गेट, ये गेट को बंद करने में किडनी की ताकत लगती है, किडनी इनको कंट्रोल करता है। किडनी कमजोर हो जाता है ना, तो इन गेट्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं कर पाता है, प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वो खुले रह जाते हैं, ठीक है। जैसे किडनी कमजोर है तो यूरिन का गेट को बंद नहीं कर पाया, यूरिन पास हो गया, ठीक है। स्टूल के गेट को बंद नहीं कर पाया, स्टूल पास हो गया, ठीक है, लीक हो गया। स्पर्म, पुरुष और महिलाओं के ओवम जो है उनके गेट को भी कंट्रोल करता है, किडनी की एनर्जी नहीं रहती है ना, तो वो भी लीक हो जाते हैं, ठीक है। तो लीकेज की समस्या पैदा हो जाती है, और उसमें सबसे ज्यादा कॉमन होता है यूरिनेशन, ठीक है। यूरिन की समस्या सबसे ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा जो है यूरिनेशन होता है, ठीक है। तो पहला तो अगर यूरिन बहुत ज्यादा हो रहा है तो किडनी की एनर्जी डिफिशियंसी है, ठीक है। दूसरा, किडनी जो है, किडनी का जैसे ये हाथ है आपका, ठीक है, अगर हम इस तरह से रखते हैं तो ये कोहनी जहाँ खत्म हो रही है ना, यहीं पर किडनी का प्लेस है, पीछे की ओर, ठीक है। तो ये जो एरिया, जो किडनी का एरिया है, इसमें कमजोरी आती है और ये दर्द करता है, ठीक है। तो यहाँ कमजोर हो जाता है ये एरिया, और जो लोअर बैक है, ठीक है, और ये जो मतलब कि लंबर का एरिया है, इसमें दर्द होता है। तो अगर लगातार दर्द बना हुआ रहता है आपको कमर में, ठीक है, और पीरियड भी आपका पहले आता है, रंग फीका होता है, मतलब ये सिम्टम्स सब मैच कर रहे हैं, किडनी की डिफिशियंसी के प्रोटोकॉल्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिम्टम है किडनी की एनर्जी अगर घटी हुई है तो। और इसके अलावा भी कुछ सिम्टम है, ठीक है, जैसे यूरिन जो है उसकी धार कम होना, तेजी के साथ यूरिन फ्लो नहीं होना। फिर एक सिम्टम ये भी है कि यूरिन हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है अ, मतलब कि यूरिन बंद होने के बाद भी कुछ बूंदे टपक जाना, ठीक है, इसको ड्रिबलिंग आफ्टर यूरिनेशन कहते हैं।
ये भी किडनी की एनर्जी घटने के ही लक्षण है। ठीक है। यूरिन को रोक नहीं पाना, यूरिन को रोक नहीं पाना, गेट ही कमजोर है यूरिन का, तो कैसे रोक पाएंगे, इनकंटिन्यूस मतलब कि होना। ठीक है। और यूरिन ज्यादा होना और यूरिन कम होना भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। लेकिन मोस्टली जो है वो उसके अलग कारण होते हैं। ठीक है। किडनी की डिफिशियंसी में यूरिन पास होगा, ठीक है, कंट्रोल नहीं होगा। रात को यूरिन हो जाना, ठीक है, ये भी है। प्री मेच्योर एजुकेशन, जिनको मतलब कि सेडुकेशन जो है कम होता है, ठीक है, प्री मेच्योर एजुकेशन हो जाता है, वो टाइम जो है मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो भी किडनी की एनर्जी डिफिशियंसी के कारण ही होता है। स्पर्म, यूरिन जब करते हैं तो स्पर्म पास होता है, या फिर ऐसे भी लेटे लेटे जो है स्पर्म जो है पास होता है। लड़कों में हो सकता है, ये नॉर्मल, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन होता है। ठीक है। यूट्रस जो है उसको भी होल्ड करने का काम किडनी करती है स्प्लीन के साथ मिलकर। यूट्रस अपनी जगह से नीचे गिर जाता है, यूट्रस प्रोलैप्स होता है। और क्रोनिक वजाइनल डिस्चार्ज होता है। लिक्विड, जिस तरह से यूरिन को हम नहीं रोक पा रहे हैं, तो उसी तरह वजाइना से कुछ लिक्विड हमेशा जो है डिस्चार्ज होता रहता है। ठीक है। तो ये भी किडनी की डिफिशियंसी में आता है। लोअर ओरिफिस लीकेज, मतलब कि जितने भी नीचे के गेट है, यूरिन, स्टूल और सेक्सुअल ऑर्गन्स के गेट, वो सब लीक करते हैं। किडनी जो है की एनर्जी कम होने से ये सब होता है। और अचानक से किडनी की एनर्जी ऐसे कम नहीं हो जाती, उसके कुछ कारण होते हैं। ठीक है। उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सेसिव चाइल्ड, मतलब कि जो एक्सेसिव जो है बर्थ देते हैं, ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं, उनके साथ तो ये नॉर्मल समस्या है। होल्डिंग कैपेसिटी स्प्लीन का वर्क है, लेकिन स्प्लीन को एनर्जी कौन देता है? स्प्लीन को एनर्जी कौन देता है? होल्डिंग कैपेसिटी स्प्लीन का फंक्शन है, किडनी से वो एनर्जी लेती है। स्प्लीन को एनर्जी किडनी से मिलती है। हमारी बॉडी में जो भी काम होता है ना, उसको एनर्जी देने के लिए हमारे कमर में जीबी 4 के पास मिंग मेन चक्रा होता है। मतलब एक ऐसी जगह है जहां से एनर्जी निकलती है, तो ये पहले जाती है किडनी में। ठीक है। फिर इससे किडनी से जाती है स्प्लीन में, फिर स्प्लीन से सभी ऑर्गन्स में जाता है। ठीक है। इसीलिए जो है एनर्जी किसी ऑर्गन घट जाती है ना, तो हम उसके सोर्स पॉइंट को जो है कनेक्ट करते हैं, वो किडनी से जुड़ा हुआ होता है। खैर ये जो है ना एक डिटेल, इसके इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर हो सकता है, पूरा कोर्स हो सकता है वन सोर्स पॉइंट पे। तो किडनी से एनर्जी स्प्लीन को मिलती है, और उसके बाद जो है किडनी स्प्लीन होल्ड कर सकता है। ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये किडनी की डिफिशियंसी कितनी क्रूशियल है। अगर ये किडनी की डिफिशियंसी महिलाओं को ही ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये बर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। अब पुरुष तो चाइल्ड बर्थ देंगे करेंगे नहीं। ठीक है। हाँ, उनको हो सकता है एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण उनको किडनी डिफिशिएंट हो सकती है। और ये सेक्सुअल एक्टिविटी वर्चुअल रूप में करने से भी हो सकता है, मतलब हम मन में सेक्स और उससे रिलेटेड बहुत सारे विचार आते हैं, तब भी एनर्जी डिफिशिएंट होती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना रियलिटी में और झूठ में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है। तो जो आप सोचते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड उसको सच समझता है। ठीक है। और अगर आप मानसिक रूप से भी किसी को सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वो रियल सेक्सुअल एक्टिविटी के जैसा ही बिहेव करता है। मतलब कि कोई व्यक्ति किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में फिजिकल इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मन में उसको हमेशा अगर इस तरह की बातें चलती रहती, तो कहीं ना कहीं उसकी किडनी भी आगे जाके डिफिशिएंट हो जाएगी। तो ये जब आप किडनी की डिफिशियंसी में ये सब समझ रहे हैं, जब किडनी के चैप्टर्स में आएंगे, तो बहुत ही डिटेल्स इन चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। लेकिन फिलहाल जानिए, ये सिम्टम फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, यूरिनेशन का कोई भी प्रॉब्लम है जो फ्रिक्वेंट है, उसमें किडनी इन्वॉल्व है, और लोअर बैक पेन स्पेशली। ठीक है। इसके अलावा जो है स्पर्म से जुड़े हुए जितने भी लीकेज वाले पैटर्न है, वो सब इसमें आते हैं। तो आप एक सिंगल पॉइंट मतलब कि प्रोटोकॉल से इन सभी को जो है ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और कौन सा प्रोटोकॉल है? K3
CV4, UB2347 और GV4 जो हमने कमर में कहा ये मेन पॉइंट है, ठीक है, ये किडनी को एनर्जी देता है। UB2347 ये भी जस्ट उसके बगल में मतलब कि यूबी चैनल पे है और ये भी किडनी को एनर्जी देगा, बैकसुप पॉइंट हम लोग इसको कहते हैं। K3 यूआन सोर्स पॉइंट है और CV4 जो है ये टोनिफिकेशन पॉइंट है, ठीक है, जितने इन ऑर्गन है स्पेशली किडनी उसको टोन करता है, ये सभी को टोन करते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल प्रोटोकॉल से आप इतनी सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को कैसे इस्तेमाल करें उसकी क्लास होती ही है, कोई इशू नहीं उसके लिए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक सिंगल प्रोटोकॉल से सिर्फ 5 पॉइंट लगा के हम इन समस्याओं से निकल सकते हैं। अगर आपको इन तरह की समस्या है, इस तरह की कोई समस्या है और साथ में वो पीरियड अर्ली पीरियड का भी प्रॉब्लम है, तो आप ये प्रॉब्लम लगाइए, ये ट्रीटमेंट लगाइए, ठीक है। हार्ट में भी एनर्जी डिफिशिएंट हो सकती है, पहले लंग्स में, स्प्लीन में, किडनी में, फिर हार्ट में एनर्जी डिफिशिएंट हो सकती है। और इसमें हार्ट की डिफिशिएंसी में जो सबसे ज्यादा जो इसका की मार्क है, ठीक है, वो है पाल्पिटेशन, धड़कन। लंग्स में एनर्जी डिफिशिएंट है तो उसका एक बेंच मार्क क्या है? कमजोर आवाज होना और बातचीत में ये कमजोर आवाज होना, वीक वॉइस और ब्रीथलेस का प्रॉब्लम, ठीक है। स्प्लीन में अगर आपकी एनर्जी डिफिशिएंसी होती है तो क्या उसका एक प्रॉब्लम? डायरिया, ठीक है, उसका एक बेंच मार्क है, ठीक है, कभी डायरिया है तो ये है। उसी तरह किडनी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या है? यूरिनेशन, ओवर एक्सेस यूरिनेशन और सेक्सुअल ऑर्गन्स मतलब लीक होना। हार्ट में एनर्जी का अगर डिफिशिएंसी है तो उसका बेंच मार्क क्या है? प्राइमरी सिम्टम्स का है पल्पिटेशन, पल्पिटेशन है तो सीधे आपको हार्ट की डिफिशिएंसी पे चलेगा, ठीक है। बाकी और भी ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे लेकिन पल्पिटेशन आपको बताता है कि हार्ट की एनर्जी घटी, ठीक है। और सांस लेने में दिक्कत यहाँ भी होती है। तो अगर एनर्जी डिफिशिएंसी के ये प्राइमरी जो पैटर्न है एकदम सिंपल सिंगल सिंगल पैटर्न अगर आप याद रखते हैं, आप देखिएगा कि आप किसी भी डायग्नोसिस को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जीभ में जो है ना बीच में देखिएगा, मेरे पास इमेज नहीं है अदरवाइज हम लगा देते हैं इसमें, एक लाइन जैसा होगा, क्रैक, जीभ बीच में क्रैक जैसा दिखेगा, ठीक है। और पल्पिटेशन, धड़कन का बढ़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा भी सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे थकावट जो नॉर्मल है, सांस की दिक्कत जो नॉर्मल है, ठीक है। स्वेटिंग, ये एक जो है मतलब कि हार्ट के साथ जुड़ी है, लेकिन हार्ट की एनर्जी डिफिशिएंट होती है तो माथे का या फिर छाती का, छाती लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, माथा जो है आपका हार्ट के साथ जुड़ा है। जो पसीना जो आता है ना वो एनर्जी की कमी को शो करता है, और माथे पर जब पसीना अचानक से आने लगे ये हार्ट की कमजोरी को शो करता है। ध्यान रखिए, ये एकदम लाइन से लिख लीजिए किसी नोटबुक में, हमेशा याद रखिए, माथे पर अचानक से पसीना आए तो हार्ट की एनर्जी कमजोर होने को शो करता है। तो ये सब सेकेंडरी सिम्टम है, मतलब ये सब भी है। क्या कारण हो सकता है? दो मुख्य कारण, किसी तरह से ब्लड की हानि हो जाना, ब्लड कम हो जाएगा तो हार्ट को ब्लड से एनर्जी मिलती है ना, तो किसी भी तरह से अगर ब्लड घट गया तो भी हार्ट की एनर्जी घट गई। और किसी तरह से व्यक्ति उदास हो गया, उदासी, सैडनेस हार्ट की एनर्जी को घटा देती है। जब आप खुशी रहते हैं, जयफुल रहते हैं तो हार्ट को एनर्जी मिलती है, और जब आप उदास हो जाते हैं ना हार्ट की एनर्जी खत्म, ठीक है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग सैडनेस आपके हार्ट की एनर्जी को तोड़ सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ब्लड लॉस महिलाओं को ज्यादा होता है, इसलिए उनको हो सकता है। सैडनेस किसी को भी हो सकती है, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताइए, सैडनेस, उदासी, ठीक है, ज्यादा किसको अफेक्ट करेगी, महिलाओं को कि पुरुषों को, मेल और फीमेल? सैडनेस के कारण कौन ज्यादा अफेक्टेड होता है, मेल और फीमेल? फीमेल, एक है मेल,
फीमेल, मेल, फीमेल। अच्छा, मतलब जो फीमेल है ना वो फीमेल लिख रहे हैं और मेल है जो मेल लिख रहे हैं। मतलब ये तो हम्म, चलिए, कुछ लोग और मेल भी फीमेल लिखने लगे। ठीक है, आ, हम आपको बताते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम जो है ना, महिलाओं को ज्यादा होता है। ठीक है, महिलाओं को ज्यादा इमोशनल प्रॉब्लम होता है। ठीक है, पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है, महिलाएं इमोशनल प्रॉब्लम से जल्दी रिकवर भी होती है। मतलब पुरुषों को सैडनेस वगैरह ये सब चीजें कम होती है, लेकिन जब होती है तो वो रिकवर नहीं कर पाते हैं। हार्ट अटैक मेल को भी होता है, यस मेल को ही होता है, महिलाओं को नहीं होता है। क्यों? पुरुष जो है ना उनको ये जल्दी नहीं होता है, सैडनेस, ठीक है, डिप्रेशन। महिलाओं को ज्यादा होता है और बहुत जल्दी होता है, लेकिन महिलाएं बहुत जल्दी रिकवर हो जाती हैं। पुरुष को रिकवर होने में एक तो पहले होता नहीं है जल्दी, और होता है तो जल्दी रिकवर नहीं होते। तो कौन ज्यादा रिकवर? तो अब आप ये स्थिति को समझ सकते हैं। एक फैक्ट था जिसमें था कि अगर महिलाएं, जैसे ब्रेकअप होता है, महिला का ब्रेकअप हो जाता है, तो इस ट्रॉमा को वो 3 महीने में, 2 से 3 महीने में रिकवर हो जाती है। ठीक है, और अगर किसी लड़के को ब्रेकअप होता है तो इसको रिकवर होने में 1.5 से 2 साल लगते हैं। ठीक है, तो क्योंकि लड़कों को है ना इमोशन को एक्सप्रेस करना नहीं आता है ना, लड़कियां तो इमोशन को एक्सप्रेस करके अपने सभी कुछ जो है बाहर कर देती हैं। लड़कियां जो है रो लेंगी, चीखेंगी, चिल्लाएंगी और अपना सब फ्रस्ट्रेशन बाहर करती हैं। लड़के ये नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उनके भीतर जो है वो इमोशंस जो है वो कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। और लड़के भी चीख चिल्ला के अगर रोने लगे किसी के सामने, अगर कोई मौका मिलता है, लेकिन क्या है ना, लड़के उस तरह से चीखते चिल्लाते नहीं हैं। समाज में एक बना दिया गया है कि अरे तुम लड़के हो, तुमको दर्द नहीं होता है। ठीक है, मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, और हाँ, एक मेल ईगो का भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कुल मिला के जो क्या है ना कि लड़कों के लिए क्या है कि थोड़ा जल्दी रिकवर होइए, महिलाओं के लिए क्या है, चलिए उनके लिए तो अच्छा ही है, लेकिन वो जल्दी सैड भी हो जाती है। पेन सबको होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, सबको एक जैसा पेन नहीं होता है। ठीक है, दर्द सबको एक जैसा नहीं होता है। और इमोशनल पेन जो है वो फिजिकल पेन से ज्यादा दर्द देता है। शरीर में कोर्टिसोल की जब मात्रा बढ़ती है ना, तो व्यक्ति को दर्द का एहसास होता है। और जब व्यक्ति को एंडोर्फिन, बॉडी में एंडोर्फिन की मात्रा जब बढ़ती है ना, तो उसे दर्द से कमी आती है। ठीक है, जब भी दर्द हो एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, इस बच्चों को गोद में लेना चाहिए, इससे एंडोर्फिन रिलीज होता है। ठीक है, और आपका दर्द कम हो जाता है। और जिस जगह पे हैं उस जगह को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, कहीं दूर चले जाइए तो भी आपको ये फायदा होगा। अब एक सवाल, ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसमें क्या है? हार्ट का 5 नंबर का पॉइंट, H5, P6, CB6, CB17, UB15, सबको टोन करना है। सबको क्या करना है? टोन करना है। ये टोन का प्रोटोकॉल है, अगर आप कोई लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक ब्रेन का है। ब्रेन क्या है ना, हार्ट का कवर। ब्रेन क्या है? हार्ट का कवर। ठीक है, और अगर ब्रेन में एनर्जी घट गई है ना तो आपको हेडेक तो होगा ही। जैसे ब्रेन में एनर्जी घटेगी तो क्या होगा? हेडेक होगा। दो कंडीशन हो सकती है। फीमेल का सेकंड नेम स्ट्रगल होता है, यस। ठीक है, ऐसा है कि चूंकि फीमेल में बॉडी ऑर्गन्स जो है ना ज्यादा होते हैं और उनको केयर करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो जब जो महिलाएं होती हैं, चूंकि ये रेगुलर करती हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। महिलाएं ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, ध्यान रखिए। महिलाएं फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, मानसिक रूप से कमजोर होती है पुरुषों से, फिजिकली स्ट्रांग होती है।
ठीक है, लेकिन हमने ऐसा बना दिया है कि उनको कमजोर अबला बताते हैं, जबकि अबला वगैरह नहीं है। ठीक है, ये एक मानसिक गुलामी है। ठीक है, तो देखिए अगर हार्ट में एनर्जी कम हो गई ना, तो आपको दिमाग लगेगा खोखला हो गया है, कुछ है नहीं दिमाग में, या फिर दिमाग बहुत भारी लगेगा या फिर खोखला लगेगा, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, बहुत भारी भी लगेगा या फिर खोखला भी लग सकता है, और सर दर्द हो सकता है। इसके अलावा क्या है, कमजोरी है, और बीपी कम होने वाले जितने भी जो सिम्टम है ना, वो सब इसमें आते हैं। बीपी कम होने पर जो जो कमजोरी आते हैं, चक्कर आते हैं, वो सब जो सिम्टम होते हैं सब इसमें आते हैं। ठीक है, और चेस्ट में, चूंकि पेरिकार्डियम चेस्ट में होता है, तो वहां भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल से ये है। ठीक है, और इसका मेन काम होता है ना हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब शुगर लेवल कम हो जाना। शुगर लेवल कम हो जाना, जिसको हम लोग हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, वो इसका मेन कारण है। ठीक है, और शुगर अगर लेवल कम हो गया तो ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, तो ये तो होगा ही। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो अब इसमें क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या लगने हैं, ये लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, ट्रीटमेंट P6GB25 26 लीवर 2 3 K7। ठीक है, तो ये सभी जो है, ठीक है, तो ये जो है ना, यहाँ पर दो तरह के प्रोटोकॉल आपको दे रहे हैं। ठीक है, एक P6GB25 और 26 लीवर 2 3 K7। ठीक है, ये सब जो है टोन करने हैं, मतलब ये एक ब्रेन को एनर्जी देने वाले पॉइंट्स हैं, और एक जनरल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये किसी भी तरह के एनर्जी डिफिशियंसी में काम आता है। ठीक है, तो ये जो है प्रोटोकॉल्स आपको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी हम लोग डिफिशियंसी पैटर्न पे आए हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोग डिफिशियंसी पैटर्न पे यहीं तक रखेंगे, क्योंकि इसके कल जो है ना हम लोग की सिंकिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब एनर्जी डिफिशियंसी एक एक्सट्रीम लेवल पे चल जाती है ना, तो एनर्जी सिंक होने लगती है। ठीक है, और फिर और भी लेवल पे क्या है ना, कोलैप्स होने लगती है। तो सिंकिंग और कोलैप्स को हम लोग समझ लेंगे ना, तो एनर्जी के बहुत बड़े पार्ट को हम समझ सकते हैं। ठीक है, आपके पास सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अभी अभी आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं, और हम लोग के पास थोड़ा समय है, बहुत ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा समय। ठीक है, सर, प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होने से यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाता, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट है? ये क्लास चल रही है, ट्रीटमेंट क्लास नहीं चल रही है। ट्रीटमेंट जो भी पूछना है टेलीग्राम ग्रुप में पूछिए। हाँ, ठीक है, ओके ओके, ठीक। लेकिन वो किस वजह से होता है ऐसे कुछ? प्रोस्टेट में जो है ना ह्यूमिडिटी एनर्जी बढ़ जाती है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, और उसमें हाँ, यूरिन जो होता है ना कम होता है। ओके ठीक है, वो ज्यादा नहीं होता है। अगर ज्यादा होने लगेगा तो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम जो है, इलाजमेंट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, फिर भी जो है ओके सर, वो देखना पड़ेगा और भी सिम्टम्स क्या है। ठीक ठीक है है, सर। सर इसमें आपने बताया कि यदि ये दिक्कत है सर, तो उसको हम किडनी की डेफिशिएंसी के पॉइंट सर दे सकते हैं, मतलब कि क्या दिक्कत है। अगर प्रोस्टेट वाली दिक्कत है सर तो। देखिए प्रोस्टेट वाली दिक्कत है ना, यहाँ हमने प्रोस्टेट के लिए कहाँ कोई पॉइंट बताया। आपने हमें डिटेल से बताया। किसका बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, बंद कीजिए। ठीक है, ये हमने आपको बताया ना, यूरिन की मात्रा जब कम हो जाती है ना, तो जी। अलग प्रोटोकॉल लगेंगे। यूरिन की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो अलग प्रोटोकॉल लगेंगे।
तो प्रोस्टेट में यूरिन की मात्रा घटती है या बढ़ती है, आप बताइए। सर वो म्यूट प्रोलैप्स करने बोलिए सर सभी। बढ़ जाती है सर। उमेश, वो जो जहाँ से आवाज आ रही है उन सभी को हटा दीजिए ग्रुप से, ठीक है, हम ही हटा देते हैं। जहां से भी आवाज आए एक्स्ट्रा उसको हटा दीजिए, ठीक है, और साथ में रिपोर्ट कर दीजिए, ठीक है, ताकि अगला क्लास वो ज्वाइन नहीं कर पाए। जी सर। ठीक। अभी देखिए यूरिन की मात्रा घट जाती है प्रोस्टेट। थैंक यू जानकी जी, ठीक है, थैंक यू। देखिए ऐसा है ना कि यूरिन की मात्रा घट अगर जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हीट बढ़ी हुई, ठीक किडनी है, में हीट बढ़ जाती है सर, तब भी ये हो जाएगा। वो हीट सिम्टम है, ठीक है। किडनी में है कि कहाँ है वो बाद में, वो लोकेशन बाद में समझेंगे, पहले उसके नेचर समझो, वो हीट सिम्टम है, ठीक है। और किडनी की एनर्जी डिफिशिएंट हो जाती है ना, तो वो कोल्ड सिम्टम है, ठीक है। तो हीट और कोल्ड एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकते ना, ठीक है, या तो नहीं। वहां पे हीट होगा या कोल्ड होगा। तो प्रोस्टेट में क्या होता है ना कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। जो यूरिन फ्लो होके बाहर आ जाना चाहिए था, वो इन्फेक्शन के कारण या किसी भी कारण से वो गाढ़ा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, ठीक है। ठंडी के कारण सर गाढ़ा हो जाए। ठंड के कारण नहीं, गर्मी के कारण। अब एक चीज बताइए, कि अंडा है ना, वो जी गर्म करने पर ठोस होगा या लिक्विड होगा? ठोस हो जाता सर। तो दो तरह के लिक्विड हैं, एक जिसमें फैट है, एक जिसमें फैट नहीं है। तो फैट वाले जितने भी लिक्विड है ना, वो गर्म करने पर सॉलिड हो जाते हैं, और जो फैटलेस जितने भी लिक्विड है ना, वो गर्म करने पर पानी हो जाते हैं, गाढ़े। ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रोस्टेट की कंडीशन में हीट बढ़ने के कारण, क्योंकि फैट है, ठीक है, और वो विस्कॉस है, ह्यूमिडिटी एनर्जी, तो वो ठोस हो जाते हैं, यूरिन के रास्ते को होल्ड कर लेते हैं, यूरिन जो है वहाँ ठोस होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर का प्रोटोकॉल लगाते हैं, ठीक है। तो सर जैसे किसी को ड्रिबलिंग हो रही है, खड़े हो रहा है तो ऐसे टॉयलेट होता रहता है, और खड़े होने पर लेटरिन ऑटोमेटिक निकलने लगती है, तो उसमें वो सर किडनी की ही के कारण तो हो रही है वो। किडनी एनर्जी की डिफिशियंसी है, जी किडनी की डिफिशियंसी है, एनर्जी। जिसका हमने जिक्र किया, ठीक है। किडनी की डिफिशियंसी के कारण ऐसा होगा, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि किडनी की डिफिशियंसी छोड़ देने पर वो बीमारी बढ़ती जाती है, और किडनी की सिंक में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब इससे गंभीर कंडीशन हो जाती है वो, ठीक है। कोलैप्स हो जाएगा सर, ये तो फेल हो जाएगा। कोलैप्स बाद में होगा, उसका पहले सिंक होगा, पहले डिफिशिएंट होगा, फिर सिंक होगा, उसके बाद लास्ट में कोलैप्स होगा, ठीक है। जी। ओके। और हेलो सर सर। सर जो ये लेटरिन जैसे खड़े होने पे लेटरिन अपने आप टपकता रहता है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी खत्म अगर हो जाती है, तो हमने उसमें बताया ना, भी। कोई, सुनिए, कोई भी गेट है स्टूल या यूरिन का, स्पर्म का, वो जी लीक करता है किडनी की एनर्जी कम होने से। ये मैंने एक चीज बताई है, इसको उसी कारण जी से हो सर। रहा है, ठीक है। जी अगर थैंक किडनी गर्म हो जाती है ना, यू। जी किडनी गर्म हो जाती है, उसकी एनर्जी एक्सेस हो जाती है, हीट एनर्जी आ जाती है ना, तो उल्टा होता है, वो गेट बंद हो जाते हैं, मतलब किसी को स्टूल पास हो ही नहीं रहा है, किसी को यूरिन पास हो ही नहीं रहा नहीं। है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाती है, ठीक है, तो ये उल्टा कंडीशन हो जाती है। तब उसको तो ठंडा करना पड़ेगा सर। हाँ, ठंडा करना पड़ेगा। थैंक यू सर सर लाजी। अ, एक क्वेश्चन है। हाँ हेलो। हाँ, हैंड रेज आप लोग जिन्होंने किया वो सवाल पूछ लीजिए पहले, किन्होंने सर भी किया, पुनीता सर। डिप्रेशन डिप्रेशन के सर जो आपने पॉइंट्स बताए थे, प्लीज एक बार बता दीजिए। वो पॉइंट तो आपको मिल जाएंगे ग्रुप में ही, ठीक है। आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, सेम पॉइंट्स आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। और पॉइंट लिख लीजिए जब यहाँ पे हम दे रहा, अदरवाइज इंतजार कीजिए, जब छुट्टी आपको मिलेगा। ओके। हेलो। हेलो हाँ, सर, ये जो आपने पेरिकार्डियम की डिफिशियंसी का वो प्रोटोकॉल अभी बताया, उसमें जो आपने फोटो है उसमें यूबी के बाद में कुछ दिख नहीं रहा, यूबी 2 है, यूबी 2 के 2 है 21, क्या है ये? हाँ, इसके बगल में यूबी 21,
21 जी है, सर, ठीक है, 21 है। 21। ओके, वो दिख नहीं रहा है ना इसके 20 ये 20, 21, 23 ये 3 है। 20, 21, 23। हाँ जी सर, ओके सर, वो कट गया है ना 2 के बगल में। उसमें ओके से चलिए ठीक। ओनली डिफिशियंसी सर दिख रहा है इसमें, जनरल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल की डिफिशियंसी, उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है, फिर 21, 23 देखिए दिख ऐसा रहा है। सवाल जो है ना कम पूछिए, ठीक है, और अच्छे सवाल पूछिए, ठीक है। और जब लोग जान रहे हैं तो फिर उसको रिपीट करने का मतलब सवाल जो है ऐसा हो कि अभी तक हमने अब जो बताया उससे थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है। तो बाकी जो नॉर्मल चीजें बताए वो तो आप लोग जान ही रहे हैं। पुनीता जी, नीता जी और भावना, चलिए एक एक जी करके पूछ सर, लीजिए। सर आपने जैसे बोला कि हम जैसे खाना खाते हैं तो उस टाइम हमें थॉटलेस होना चाहिए, अदरवाइज हमारी स्क्रीन पे असर। थॉटलेस नहीं, थॉटलेस नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव हाँ थॉट होने चाहिए। जी, पॉजिटिव। तो बट सर अगर जैसे कुछ भी मतलब बेकार के थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी मतलब नहीं है उनका, उनको हम कैसे स्टॉप करें? मतलब ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप करें, यस, है ना। यस, यस। स्प्लीन को मजबूत कीजिए, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। स्प्लीन को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? लंग्स से, प्राणायाम के द्वारा और अच्छा भोजन करने से, जी ठीक है। सर। और गरम गरम खाना खाना है, ठंडा बासी खाना नहीं खाना है, ठीक है। जो जब आप ताजा खाना खाते हैं ना तो स्प्लीन को एनर्जी मिलती है, ठीक है। हाँ जी। तो बासी खाना नहीं खाएं, गर्म खाना खाएं, ठीक है। पहली जी। चीज तो ये रहे। अच्छे विचार तभी आएंगे जब अच्छा भोजन आपके पेट में जाएगा और अच्छी हवा आपके पेट में जाएगी। अब आप सोच लीजिए क्या करना है, कैसे करना है। अच्छी हवा चाहिए, मतलब सुबह की हवा, फ्रेश एयर, उसमें प्राणायाम कीजिए। ज़्यादा लंबा समय तक प्राणायाम कीजिए, स्पेशली 5 से 7 बजे का जो समय है, ये हाँ 3 से 5 का जो समय है, ठीक है, ये बेस्ट है, ठीक है। फिर 5 से 7 भी समय अच्छा है, वो डिटॉक्स करने, उसमें पेट साफ करने का समय है वो। तो अगर किसी व्यक्ति को खाना खाते समय जो है, जो विचार वो होता है ना, जैसे क्या है ना, ब्रेन समझता है ना कि ये विचार उस भोजन के कारण ही है। जैसे हम बहुत खुश हो रहे हैं और हम भोजन कर रहे हैं, तो ये ब्रेन को क्या मैसेज आ रहा है कि इस खाने को मतलब खाने से हमें खुशी मिलती है, ठीक है। जी। तो ब्रेन कहेगा कि अच्छा ये खाना फिर से दो। तो जो आप खाना खा रहे हैं वो पौष्टिक खाना है, और उसको खाते समय अगर आप खुशी महसूस कर रहे हैं ना, तो आपका ब्रेन आपकी इच्छा पैदा कर देगा आपके भीतर, तो बार बार वो खाना खाने लगेंगे आप, जी। बार बार वो खाना आप खाना चाहेंगे, क्योंकि आप खाना खाते समय जो सोचते हैं ना वो ब्रेन को सिग्नल जाता है और उसके हिसाब से वो वर्क करता है। खाना खाते समय तनाव में है, गुस्सा में है, झगड़े में है, ठीक है, तो उसमें खाना नहीं खाइए, उससे बढ़िया भूखे रह जाइए, हाँ जी सर। उससे बढ़िया भूखे रह जाइए, लेकिन वैसी कंडीशन में खाना नहीं नहीं। खाइए, ठीक है। जी सर। थैंक यू। ये बहुत सुनिए, ये बहुत बड़ी बात है। खाना जब खा रहे हैं ना तो प्रे कीजिए, मन ही मन ईश्वर की वंदना कीजिए, स्तुति कीजिए कि ये खाना नसीब हो रहा है, बहुतों को नसीब नहीं होता है, जी। ठीक है। उसके बाद जो है, जो खाना आप खा रहे हैं, अगर संभव है तो उसके क्या क्या फायदे हैं इस पर रिसर्च कीजिए। बैंगन खा रहे हैं तो बैंगन के क्या फायदे हैं, भिंडी खा रहे हैं तो भिंडी के क्या फायदे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, और एक चीज विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कि खाना खा रहे हैं ना, ठीक है, तो उस जो खाना है उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। जैसे बहुत सारे नेगेटिव सोचते हैं कि ये खाना खा रहे हैं इससे ये नुकसान होता है, ये खाना खा रहे हैं उससे ये नुकसान होता है। नुकसान पे नहीं, आप उसी जो खा रहे हैं उसके फायदे के बारे में सोचिए, ठीक है। जो आप खाना खा रहे हैं उसमें सोचिए इससे क्या क्या फायदा आपको होने वाला है। चावल खा रहे हैं, इससे हमें एनर्जी मिलने वाली है, हम अच्छा अच्छा काम कर सकेंगे। हम सब्जी खा रहे हैं, कौन सी सब्जी खा रहे हैं, भिंडी खा रहे हैं, उससे हमारे इंसुलिन जो है बढ़िया होगा, उसका लेवल होगा। हम ये खा रहे हैं फूल गोभी, तो इससे जो है हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलेगी। ब्रोकली खा रहे हैं तो इससे हम ये, मतलब कि जो आप खाना खा रहे हैं ना उसके बारे में सोचिए इससे फायदा क्या होगा, ठीक है। जब ये आप सोच के कीजिएगा ना तो वो खाना आपके लिए अमृत हो, थोड़ा सा ही होगा लेकिन आपके ब्लड को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। और पूछिए। जी सर।
सर और एक चीज आपने बताया कि जैसे खाना ठंडा नहीं खाना, ठंडा मतलब फ्रिज से ठंडा नहीं खाना, या फिर जिनकी तासीर ठंडी होती है वो खाना नहीं लेना। रॉ की बात हो रही है, ओके। हमने रॉ कहा ना, हाँ जी, हाँ मतलब जी। कंजा कच्चा खाना खाने की बात कही, जिसमें आपको ये तासीर ठंडा तो खैर वो दिक्कत नहीं है, ठंडा तासीर और गर्म तासीर तो होता ही है। यहाँ हाँ बात की जा रही है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो कच्चा ना हो, रॉ नहीं हो, कुक्ड जी। हो। ठीक है, सुबह का खाना आप रॉ ले सकते हैं, हाँ लेकिन जी। अभी के समय में आप उसमें थोड़ा गर्म चीजें डाल दीजिए, जैसे अदरक डाल दीजिए, थोड़ा लहसुन डाल दीजिए, जो अभी गर्म करती है। ठीक है। जी सर। ठीक है, तो ये जो मतलब कि जो है ना वो उसको गर्म रखेगा, भले हम फल सलाद जो खा रहे हैं, जो कि हम रेगुलर खाते हैं, हाँ जी। लेकिन क्या है ना, ये चीजें उसमें डाल देने से वो मतलब कि ठंडी नहीं रहेंगी, वो गर्म जी। हो जाएगी। हाँ जी। ठीक है, ये बात है। तो हमें गर्म तासीर भी चाहिए और कच्चा नहीं चाहिए। और कच्चा मतलब ऐसे नहीं कि कच्चा ही नहीं ही खाना है, कच्चा खाने से तो बहुत फायदे हैं, लेकिन उसका एक रेशियो है ना, सुबह में कच्चा खाना है, बाकी दिन में आप पका हुआ खाइए। ठीक जी। है। जी सर। और सुबह में जो अभी ठंड का समय है तो कुछ गर्म करने वाली चीज, स्पेशली अदरक, गाजर, गाजर गर्म करता है, इसको ब्रेकफास्ट में शामिल कीजिए। अदरक हुआ, गाजर, गाजर का कोशिश कीजिए ना कि वो मुरब ये हलवा के साथ खाएं, क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है ना, वो तेल रहने पर ही जो है उसमें डिजॉल्व होता है। तो आप कच्चा गाजर खाइएगा ना, तो वो आपको मतलब कि फायदा नहीं करेगा, उसका विटामिन ए आपको फायदा नहीं करेगा। गाजर का हलवा खाइए। ठीक है। जी। या फिर जो है गाजर का सब्जी खाइए, हल्का तेल में या घी में फ्राई होना चाहिए, तब वो फायदा ज्यादा करेगा। लोग बहुत गाजर का जूस पीते हैं और कहते हैं कि हमारा विटामिन ए का लेवल बढ़ेगा ही नहीं। कैसे बढ़ेगा? कच्चा खाने से कुछ थोड़ा बढ़ेगा। जो तेल में सॉल्यूबल विटामिन है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, वो तेल में ही लेना है, वो तेल के साथ ही मतलब मिक्स करके लेना है। पानी के हाँ साथ जी। मिक्स कीजिएगा तो मिक्स ही नहीं होगा ना, बॉडी उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो गाजर गर्म करता है, गाजर का हलवा खाइए, बेस्ट रहेगा अभी के समय में। ठीक ठीक। है। ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू। और अच्छा, जो भी सवाल आप लिख रहे हैं ना, एक बार आप बोल के पूछ लीजिए। ठीक है। भावना जी, आपने पूछा अभी? जी सर, पूछ लिया मैंने। ठीक है, तो चलिए, हैंड रेज किया था आपने। सुशीला जी? हाँ सर, ये यदि यूरिन से हल्के झाग बनते हो तो उसमें भी किडनी का कुछ रोल होता है क्या? क्या झाग बनना? जी सर, अब कंपाउंड हाँ, में हमको जो झाग दिखाई देते हैं ये किडनी की तो कमजोरी के लक्षण है। आज जब उसमें हम लोग देखेंगे बन, प्रोटीन, ये सब अलग अलग बेंच मार्क देखेंगे ना, तो पता चलता है किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, किडनी रिलेटेड इशू है। ओ- ठीक है। ओके। अगर ये मुंह में बदबू आती है तो लीवर में हीट बढ़ा हुआ है, इसका मतलब? स्टमक में स्टमक। लीवर का हीट बाहर कैसे निकलेगा? लीवर का हीट तो बढ़ा रहेगा ना, तो शरीर से गर्मी आप, लीवर स्किन को कंट्रोल करता है, तो शरीर ओके। में बदबू आएगी ना। लेकिन अच्छा, अगर स्टोमक स्टमक में में हीट है गर्मी, तो वो स्टोमक में मुंह हीट है में, तो दांतों में दिक्कत होगी है? या दांतों में दिक्कत होगी, जीभ में दिक्कत होगी, और मुंह से बदबू आएगी। ये स्टमक के हीट के कारण होगी। और गम्स में भी स्वेलिंग, इसका मतलब? गम्स में भी स्वेलिंग जो भी है इसी कारण है। अच्छा, थैंक सर रात को सोते समय बहुत लार निकलती है मुंह से, वो किसका, लिवर का है टिफिन? नहीं। ठीक है, लार जो है ना, अगर लार चूता है वो ह्यूमिडिटी है, तो ये ब्रेन से जुड़ा हुआ हो सकता है। जिनको ज्यादा लार चूता है उनका ब्रेन में ह्यूमिडिटी एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो ब्रेन की एनर्जी को अगर हम बढ़ाएंगे तो वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन में ह्यूमिडिटी एनर्जी बढ़ी होने का कारण ऐसा होगा। ओके। ठीक है। जो बच्चे होते हैं ना, जिनका विकास से नहीं होता है, देखिए उनके मुंह से बहुत लार छूता है। ठीक है, तो ब्रेन की एनर्जी डिफिशियंस होने के कारण होती है, उसमें स्पेशली ह्यूमिडिटी एनर्जी बढ़ जाती है, कफ बढ़, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेन में कफ बढ़ गया। कफ ठीक बढ़ है। गया, ओके। हाँ, कफ घटेगा तो वो ठीक हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके। और जिनको देखिए, पर्सनल सवाल जिनको करने हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली आप लोग जानते नहीं कितने परेशानी को हम लोग फेस कर रहे हैं।
हमें एक रेगुलर थ्रेटन मिल रहा है कि आपके सभी ग्रुपों में जो भी ओपन होगा उसमें हम लोग पॉर्न डाल देंगे। सुबह में भी किसी डाल दिया था किसी ने, और बराबर जो है धमकी भी हम लोग को मिल रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम लोग ये जो काम कर रहे हैं, इतने लोगों को हम लोग फ्री सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों को जेलसी, उसका मेन कारण है जेलसी, ठीक है, चाहे हमसे हो, चाहे हमारे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हमारे टीम मेंबर से, ठीक है। तो ये क्या है ना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अभी सिर्फ 21 रुपया आपको महीना मिलेगा, अभी आप 21 रुपया देके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सवाल जो आप पूछ रहे हैं यहाँ, वहां भी वही सवाल पूछेंगे, लेकिन वहां सिक्योरिटी रहेगी, कोई आपको उस तरह के मैसेज नहीं कर सकेगा, ना कोई पर्सनल आपको थ्रेटन दे सकेगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी के लिहाज से हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया है। उमेश ऑनलाइन टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दीजिएगा, इस लिंक को क्लिक कर लीजिएगा, और 21 रुपया पेमेंट है मंथली का, आप चाहें तो 6 महीने का भी कर सकते हैं, 3 महीने कर सकते हैं, लेकिन पहले 21 रुपया करके आप एक ट्रायल बेसिस में आ जाइए, ठीक है, वहां सुरक्षा मिलेगी, ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये है। हेलो सर, एक क्वेश्चन था सर। जैसे अभी आपने बताया किडनी डिफिशियंसी में, तो जैसे किडनी में जो इन्फेक्शन, उमेश ये लिंक दे शेयर कर दीजिए। देखिए होता क्या है ना कि जब हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट, आप अभी एक सवाल कर रहे हैं, ठीक है, और 3 ग्रुप है हमारे ऑनलाइन हॉस्पिटल के, फिर और भी ग्रुप है, 3000 लोग प्रभावित होंगे, ठीक है। तो पहले हमको उसको देखना है ना। तो आप लोगों में से अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। एक टेलीग्राम का लिंक ये जो दिया है मैंने, उसको आप 21 रुपीज दे के इनरोल कर सकते हैं। अभी जो कोर्स चल रहा है इसकी रिकॉर्डिंग और पीपीटी सब चाहिए तो 351 पेमेंट करके आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये सब कुछ मिल जाएगा आपको ग्रुप में, आपको डिस्कशन भी होगा और क्वेश्चन आंसर भी किए जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका नॉलेज किस लेवल पे पहुंचा है, ठीक है। और उसके बाद सर्टिफिकेट भी इशू किए जाएंगे, है ना। स्टमक की हीट करने के लिए प्रोटोकॉल है, ठीक है, स्टमक हीट को कम करने के प्रोटोकॉल है, लेकिन अगर हीट ज्यादा है स्टमक में तो वही उपाय है, सुबह में कच्चा भोजन कीजिए, जितना कच्चा भोजन कीजिएगा उससे पेट आपका ठंडा रहेगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं अगर स्टमक की हीट किसी की बढ़ी हुई है। लगा जितना वजन है तौल लीजिए, 60 किलो 70 किलो जो भी है, अगर 60 किलो है तो 600 ग्राम फ्रूट रॉ वेजिटेबल्स सुबह में खाइए, 70 किलो है तो 700 ग्राम, ठीक है, वो फ्रूट रॉ वेजिटेबल खाइए, और ये डेली खाइए, नाश्ता में आप बस यही कीजिए, उसके बाद फिर दोपहर को खाना लीजिए। जो आप ये कीजिए सप्ताह भर में आपको जो स्टमक हीट में बहुत ही कमी मिल जाएगी, ठीक है। यूरिन इन्फेक्शन का कारण स्टमक में हीट हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन का कारण उनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखिए पुरुष जो है वो यूरिन जो है जहाँ पर यूरिनल है वो खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को बैठ के ही करना पड़ता है, तो इन्फेक्शन का चांस ज्यादा होता है महिलाओं में, ठीक है। इसके अलावा स्टमक की हीट भी जो है, ये बड़ी आंत और छोटी आंत की जो गर्मी है ना वो भी यूरिनरी ब्लैडर में चली जाती है, जिस कारण से वहाँ इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है, ठीक है। और इसमें ठंडा करने वाले उपाय करें, इसके प्रोटोकॉल हैं, ह्यूमिडिटी इन यूरिनरी ब्लैडर, आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। देखिए इतनी चीजें बता रहे हैं ना, सभी का कोर्स बने हुए, उन कोर्स को जाकर डिटेल से देखिए, हर चीज जो इस तरह से पीपीटी स्लाइड और पीडीएफ बनाकर आपको दे रहे हैं उनको आप समझिए, ठीक है, ये बात है। कला जी आप पूछ रहे हैं, और अभी कौन पूछ रहा था, और ये जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर जाके जो है आप सवाल कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन हॉस्पिटल हम लोग बंद करने वाले हैं। बंद करने के क्या वाले हैं, बंद करने की कंडीशन आ गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो भी ऑनलाइन ग्रुप में हैं उनको मतलब नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है, उनको कुछ दिखता नहीं, क्योंकि हम लोग दिखने नहीं देते हैं। कुछ भी अगर कोई गलत मैसेज करता है तुरंत हम लोग एक्शन लेते हैं, उसको डिलीट कर सर देते हैं। हमें कितना पे करना है टेलीग्राम ग्रुप के लिए? पूरा, हम तो पूरा होल लाइफ के लिए चाहिए। आप ट्रीटमेंट के लिए होल लाइफ में नहीं जुड़े हैं ना, ठीक है, आप ये लाइफ टाइम मेंबरशिप, ये टेलीग्राम जो है सबके लिए सेम है, ठीक है। ये ग्राफिक के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये टेलीग्राम ग्रुप तो बना हुआ है, हमने ही बनाया है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है किससे, जो हमारी वेबसाइट है उससे। तो जो ग्राफी है ये मतलब कि परसेंटेज लेती है टोटल सर्विस का, ठीक है। नहीं, तो वो ये हमें इंस्टीट्यूशन हर महीने पे करना है। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हर वो महीने हर 21 पे करना पड़ेगा अब हमें। हर महीने 99 रुपी फी है, ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है जो है अभी, ठीक है,
ये 21 रुपीज में आपको 1 महीने का मिल रहा है, ताकि आप इसको समझ सके। जैसे अभी एक मैसेज आया है, आईडी या परचेज ज्वाइंट टेलीग्राम ग्रुप, इस तरह जब आप पेमेंट कीजिएगा ना, तो ज्वाइंट टेलीग्राम ग्रुप जो है लिंक आ जाएगा, और क्लिक कीजिएगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ लोग के पेमेंट आए हैं। देखिए 21 रुपया 99 रुपया में कुछ होता नहीं है, लेकिन हमें एक सुरक्षा मिल जाती है ना। अब ये सुरक्षा मिल जाती है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इसी बात का है। सर आप अभी हमको आपका वो जो भी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो वी हैव टू पे 30 रुपीज और 21 रुपीज, और वी कैन पे मोर अमाउंट ऑल्सो। व्हाट इज दैट? 6 महीने का ले सकते हैं 501 रुपीज में। 501 रुपीज फॉर 6 मंथ्स। ओके सर, हाँ, आपको वहां पे ऑप्शन दिखेगा, ठीक है आपको सर, वहां पर ऑप्शन दिखेगा। ठीक ठीक है है, सर। ये या इसलिए पहली चीज सिक्योरिटी, पहली चीज हमें सिक्योरिटी की। अब वो जो है ग्रुप में वैसे मैसेज आ जाते हैं, कई लोग ग्रुप छोड़ देते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि उस ग्रुप में अगर किसी ने मैसेज देख लिया तो क्या समझेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि हम लोग के यहाँ इस तरह की चीजें थी। तो हम लोग के लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात है। तो ये हमने 21 रुपीज रखा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मंथली 6 मंथ का पे कर सकते हैं आगे जाके। ठीक है, या फिर ईयरली भी रख देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। और अगर नहीं है तो 1 महीने बाद एग्जिट हो जाएंगे। वहां पे क्या है ना, चैट बोट लगे हुए हैं ऑटोमेटिक, वो आपको रिमाइंड करेंगे पेमेंट के लिए। वो हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक जो है ग्राफी करती है, और काफी अच्छा सिस्टम है। ठीक है, हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ता, हम लोग को केवल जो है ना फोकस करना पड़ता है ट्रीटमेंट हम कैसे दें इस पर, और हम लोग चाहते हैं कि हम नमस्ते लोग सर। बेहतर कर सकें। हाँ, सर नमस्ते सर। या सर सोते वक्त ना जीभ बाहर रहती थी पहले थोड़ी, लेकिन अब जैसे जैसे ज्यादा हो रही है और आगे से टिप लाल हो रहा है, तो उसके अच्छा, लिए क्या कर सकते हैं सर? जीभ जो है बाहर निकल रही है, तो ये इसमें दो तरह की चीजें, मुंह खुला हुआ होना और जीभ बाहर निकलना, दोनों में क्या कंडीशन है? सर खुला रात को सोते वक्त सर मुंह भी खुला रहता है और जीभ भी बाहर रहती है। देखिए, आप मुंह से सांस ले रहे हैं, ओरल ब्रीथिंग कर रहे हैं, ये आपको कमजोर कर रही है लंग्स को। ठीक है, जब हम मुंह हाँ। से सांस लेते हैं तो लंग्स कमजोर हो जाता है, और फिर हम्म हार्ट, लंग्स जब कमजोर होगा ना, तो बगल में हार्ट है वो भी कमजोर होता है। जीभ जब बाहर हम्म निकलती है तो उसको हवा लगती है, तो उसको ठंडक महसूस होता है ना। तो हम्म हार्ट हीट बढ़ा हुआ हो सकता है, पहला कंडीशन से ये हुई। दूसरा, मुंह हम्म खोल के सो रहे हैं, इस कारण आपकी एनर्जी बॉडी में कम हो रही है। ठीक है, लंग्स हम्म कमजोर हो रहे हैं। मुंह खोलने से, मुंह खोल के सांस हम्म लेने से लंग्स कमजोर हो जाते हैं। तो इसका हम्म आदत आपको लगाना पड़ेगा। हेल्थ क्लब में भी पे करना पड़ेगा। हेल्थ क्लब में आप सभी जो है, आपको हमारे सभी कोर्स फ्री मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट जो है फ्री नहीं, कोर्स फ्री है। ठीक है, और अभी तो हम लोग ये फ्री ही किए हुए थे ऑनलाइन हॉस्पिटल में, लेकिन कुछ कंडीशन के कारण इसको पे करना पड़ रहा है। ठीक अच्छा है, सर, ये जो पैसे करने ना सर, तो मेरे इस फोन में ऐड हूँ मैं, लेकिन पैसे दूसरे फोन से करने हैं, तो सर फिर कैसे करूं? लिंक है ना। हाँ तो सर लिंक, लेकिन इस फोन में ना, उस फोन में आ जाएगा वो? आप लिंक पे पेमेंट कीजिएगा ना, तो आपको पेटीएम वगैरह का ऑप्शन देगा, उसमें आप डालिएगा ना, तो जो पेटीएम का नंबर होगा ना, उस पे मैसेज चला जाएगा। अच्छा, जी पे है ना सर उसमें? जीपे, फोन पे, जो भी है, आप क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, हर चीज वहाँ पे अवेलेबल है। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर, ये जो भी आपने बताया मुंह से सांस लेने पर लंग्स और हार्ट, तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए कौन सा पॉइंट है? देखिए, लंग्स को टोन कीजिए, लंग्स की एनर्जी आपकी डिफिशिएंट हो रही है, लंग्स को टोन कर दीजिए। लंग्स की डिफिशिएंसी का जो प्रोटोकॉल मैंने बताया था ना, वो आप लगा दीजिए। ठीक है, ओके, जी सर। और ये आदत जो है ना, मुंह बंद रख के नाक से सांस लेने का आदत जो है बनाना पड़ेगा। वो बहुत तो मुश्किल रात नहीं को है। सोते वक्त पता नहीं चलता है ना अगले को। आप दिन में आदत बना के रखें, नाक से खींचना और छोड़ना, जो भस्त्रिका का प्राणायाम होता है उसकी आदत बनाइए ना, तो रात को सोते समय भी वो कंटिन्यू रहेगा। सर वो बचपन से है ऐसे, लेकिन अब ज्यादा मतलब वो खुली रह रही है जी। तो ठीक है, बचपन से बीमारी आप पाल रहे हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ करना पड़ेगा ना, है ना। तो वो लंग्स की डिफिशिएंसी का प्रोटोकॉल लगाइए, वो प्रॉब्लम हो चुकी होगी, वो आ चुकी जी होगी। ठीक है, जी, थैंक और यू सर। दूसरा, इस चीज को नाक से सांस लेने के लिए 15-20 मिनट जो एक्स्ट्रा, मतलब सोने के पहले प्रैक्टिस कीजिए, तो सोने के बाद भी नाक से ही जाता रहेगा। जो नाक के जो रास्ते, नेजल पैसेज जो है, वो ओपन होंगे अच्छे तरीके से।
ठीक है, फिर आप नाक से सांस ले पाइएगा। ठीक है, सर और और जैसे नाभि से सांस लीजिए। नाभि जैसे सांस ले रहे हैं ना, तो नाभि को ऊपर उठते हुए, सांस छोड़ रहे हैं तो नाभि को नीचे जाते हुए, इस तरह से प्राणायाम कीजिए। ठीक है, तो आपकी आदत, मतलब आदत बदलने के लिए ये सब उपाय है। ठीक है, चलिए, समय काफी हो गया सर और मेरे जैसे ख्याल अभी से। आप ऑनलाइन हॉस्पिटल तो में तो फीस लेते नहीं है, तो टेलीग्राम में भी बस 21 रुपए की करें ना। अगर जैसे उसके लिए आप कर रहे हैं कि अगला व्यक्ति परेशान कर रहा है इसलिए वजह से, तो फीस थोड़ी सी कम कर दीजिए। देखिए, अभी का बात नहीं है, ये बहुत समय से हो रहा है हम लोग के साथ। जैसे ग्रुप में लोग आ गए और पर्सनल मैसेज करता है, अभी तो ग्रुप में डाल दे रहे हैं ना, मन बढ़ गया तो ग्रुप में डाल दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले पर्सनल लोगों पे जाकर लोगों को परेशान करते थे। ठीक है, और हमने जब बात की तो, देखिए हमने जब बात की तो मतलब कि उन लोग का इंटेंशन है कि इस तरह के हमारे काम बंद हो जाए। ठीक है, तो हम लोग बंद क्यों करेंगे, हम लोग सिक्योर रास्ता अपनाएंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग आ सकते हैं, तो सबसे झगड़ने से क्या मतलब है, हम जो सुरक्षित रास्ता उसमें जाएंगे, उस पर ध्यान क्यों दें, है ना। तो ऐसे होते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ट्रीटमेंट के लिए आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, और जो कोर्स है हमारे, ठीक है, वो सिंगल टाइम जो है अभी 2500 देकर हमारे सभी कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं। मतलब एक बार 2500 दीजिएगा और जितने भी कोर्स हम करवाएंगे वो सभी आपको फ्री रहेंगे। तो ये फैसिलिटी भी मिल रही है। तो तो ये जो है आपके ग्रोथ के लिए है, हमारे ग्रोथ, सबके ग्रोथ के लिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि फी कम हो और ज्यादा से ज्यादा लोग आए, लेकिन एकदम कम ना हो, उससे फालतू लोग आ जाएंगे। तो इसके लिए हमने एक फी रखी है, अभी 351 देके आप ये कोर्स को कर सकते हैं। 351 देके इस सबकी इसकी एक्सक्यूज मी रिकॉर्डिंग। सर, एक्सक्यूज मी सर, यदि यदि उसमें भी टेलीग्राम में भी आकर के और उसमें डाल दे तो? कैसे डालेगा, वहां पे चैटबॉट लगा हुआ है ना, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। और अगर डाल देगा ना तो उसका रिकॉर्ड है ना मेरे पास, उसका और ईमेल, व्हाट्सएप में रिकॉर्ड उसका। नहीं रहता है? व्हाट्सएप जो है उसमें रिकॉर्ड नहीं रहता है कौन क्या नहीं डाल नहीं, रहा है? टेलीग्राम पे जो है ना, टेलीग्राम पे भी रहता है, टेलीग्राम पे भी कोई व्यक्ति डाल सकता है। ठीक है, लेकिन जो पेमेंट कर रहा है ना, जैसे हम 21 रुपए नाम मात्र का पेमेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो पेमेंट करेगा ना तो उसका ईमेल और व्हाट्सएप नंबर सब हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। हम उसको पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं तुरंत। ठीक है, अभी क्या है कि जैसे अगर फ्री ग्रुप रहता है ना तो कोई भी आदमी ज्वाइन कर जाता है, हम लोग उसका क्या कर लेते हैं, क्योंकि वर्चुअल नंबर वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जो मतलब कि आधार कार्ड वगैरह से वेरीफाइड नहीं होते हैं, किसी और के नाम से होते हैं और यूज ये लोग करते हैं, वैसे नंबर होते हैं। ठीक है, तो सर इन लोग का तो हम काम है। कुछ कहना चाह रहे थे, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और जो अपना आईडी प्रूफ देता है उसको बाकायदा आईडी उसका ले करके आधार कार्ड तभी उसको अलाउ कीजिए, और एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग सेपरेट बनाइए। और यदि ज्यादा दिक्कत आ रहा है तो जेंट्स लोगों का बना दीजिए, जो जेंट्स लोग जुड़ेंगे उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना। सुनिए, हाँ, आप कितने दिन से व्हाट्सएप चला रहे हैं। हम तो चला रहे 10-12 साल हो गया होगा। ठीक है, और 10-12 साल से हम व्हाट्सएप पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो सिचुएशन जो ऐसी है ना, इस नाम पर व्हाट्सएप पे आप देखिए, व्हाट्सएप पे आप एक अलग ग्रुप बना दीजिए। हमने बहुत सारे ग्रुप बनाए, एक नहीं 500 ग्रुप बनाए। ठीक है, एक दो ग्रुप बनता है उसको संभालना मुश्किल, हमने 500-500 ग्रुप बनाए, 200-200 एडमिन हमारे पास होते थे। अभी सब अपनी जगह सेटल हो गया, इसी फील्ड में लगे हुए हैं। ठीक है, और ये 10 साल पहले की बात है, 10 साल पहले तो हमने ये सब किया। सर तो यदि आप, हम हाँ, सुनिए, आप आधार कार्ड हम किसी से लेंगे, ठीक ना, तो हाँ, हमको एक अलग आदमी चाहिए जो ये काम करे। ठीक है, अभी हम जब टेलीग्राम पे होते हैं ना, ये काम चैट बोट करते हैं। ठीक है, उनका वेरिफिकेशन ईमेल से होता है और ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो जो आप बता रहे हैं ना वो पुराने जमाने की बात होगी। ठीक है, अभी सिस्टम जब एडवांस चल रहा है तो हम उसका फायदा उठाना चाहेंगे। तो सर हम ये कहना चाहेंगे कि एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे और उसका रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा, और वही लोगों को फिर से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, बाकी लोगों को अलाउ ही नहीं कीजिए, ये भी तो हो सकता है। हम क्यों करेंगे ऐसा, हमको इससे क्या फायदा है, और इसमें जितना मेहनत लग रहा है। ठीक है, अच्छा, रिकॉर्डिंग को पहले स्टॉप कर दें। फिलहाल आज के लिए कोर्स कंप्लीट होता है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं जो भी टॉपिक्स हैं। और
आज की क्लास कैसी रही? क्या आपको कोई खास पॉइंट अगर लगा ना कि ये पॉइंट जरूरी है और ये अच्छा लगा, या फिर आपसे रिलेट करता है, उसको ग्रुप में बताइए। जो पेड ग्रुप है स्पेशली उसमें तो जरूर बताइए। ठीक है। और जो मतलब कि देखिए